वॉट कीप्स द वर्ल्ड मूविंग एवरीवन? क्या चीज़ है जो हर चीज़ को मूव कराता है या फिर स्टॉप कराता है? और यहाँ पर आप जान सकते हो कि यहाँ पर फोर्स कहीं पर ना कहीं पर तो काम करता है। जब भी हम सोचते हैं तो हमारे वर्ल्ड में फोर्स जरूर आ जाता है, राइट? अगर कुछ मूव कर रहा है या फिर अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर रहा है तो सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट फोर्सेस इन एवरीडे लाइफ, व्हाट कीप्स द वर्ल्ड मूविंग। और ये हम आज के फिजिक्स वाले सेशन में पढ़ने वाले हैं जो आप सभी को बहुत ही इंसाइटफुल होगा। सो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। आप सभी का स्वागत है आईसीसी थॉट वेल बाय अनअकैडमी चैनल पर। और जहां की आप देख सकते हो फ्रॉम द मोमेंट यू पुश अ डोर, किसी भी डोर को पुश करने पर ओपन डोर ओपन टू व्हेन अ कार टेक्स अ टर्न, या फिर अगर कोई कार टर्न भी ले रहा है तो वी आर पुटिंग द फोर्स ऑन द स्टीयरिंग व्हील, राइट? तो ये क्या होते हैं? फोर्सेस आर एट प्ले, लेट्स एक्सप्लोर द फैसिनेटिंग कंसेप्ट्स बिहाइंड दीज एक्शंस। तो सबसे पहला आपको पता है इन अवर फिजिक्स फॉर अवर आईसीसी क्लास 10 इट इज अबाउट एफडब्ल्यूपी विच इज फोर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो सबसे पहले हम फोर्स के बारे में देखने वाले हैं एवरीवन। सो आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आई होप ये सेशन आपको बहुत इंसाइटफुल होगा। एंड यू नो ये वन ऑफ अ काइंड सेशन है एवरीवन, बिकॉज इट इज covering whole FWP in one session only, and due to time constraint and various other constraint we have to go through this, and I will assure that it is helpful to you more than 80% in your examinations. Okay, rest 20% आपको खुद मेहनत करना होगा। Okay, in order to understand it, apply it and solve different sets of numericals related to it. Okay, तो let us हम अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। बेसिकली हम फोर्स को ही यहाँ पर हम कवर अप करने वाले हैं। एंड आप देख सकते हो कि रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस, बिकॉज आपको अब पता है, मेरे लेटेस्ट वीडियो से भी आपको पता है कि कंसेप्चुअल लर्निंग पर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है आपके बोर्ड के द्वारा। तो उसके क्वेश्चन अब इंक्रीज हो सकते हैं एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू राइज अप टू 25%। तो इसलिए एप्लीकेशंस अब हर एक कंसेप्ट का बहुत ज़रूरी हो चुका है, और हमारे सेशन में आप एप्लीकेशन भी बहुत अच्छे से समझोगे। नो नीड टू वरी अबाउट इट। ओके, तो सबसे पहले आप देखो लेसन ओवरव्यू क्या क्या होगा हमारे इस पूरे लेसन पर। तो सबसे पहले वी विल बी सीइंग टर्निंग फोर्सेस एंड टॉर्क, फिर हमारा आएगा फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल वर्सेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या रहेगा? वी विल अंडरस्टैंड हाउ फोर्सेस ऑपरेट इन डेली एक्टिविटी एंड फिजिक्स प्रिंसिपल्स गवर्निंग देम विद अ फोकस ऑन टॉर्क, इक्विलिब्रियम एंड सर्कुलर मोशन। सो इट इज रफली कवरिंग एवरी टॉपिक ऑफ योर सिलेबस, जो कि आप फिजिक्स ओवरव्यू सिलेबस वाले वीडियो में भी मेरे जाकर देख सकते हो। ओके, तो आई होप लेसन प्लान आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। वी आर गोइंग टू प्रोसीड नाउ। ओके, तो सबसे पहले वी विल सी एवरीवन व्हाट इज अ टॉर्क। ओके, तो फोर्स के पहले भी हम टॉर्क पहले समझ लेते हैं। तो यहां पर आप देखो फोर्स हमारा बेसिकली क्या हो गया? इट इज समथिंग रिलेटेड टू पुश और पुल। अगर आप सिंपल डेफिनेशन में बोलो तो, राइट, पुश और पुल रिलेटेड है। सिंपल डेफिनेशन में इट इज फोर्स। अब फोर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सो व्हेनेवर, जैसे कि हमने देखा, अगर फर्स्ट लॉ में जाए तो फर्स्ट लॉ में हमारा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में हमारा किसका बात होता है? इनर्शिया का बात होता है। सो इट इज अबाउट इनर्शिया, दैट इफ अ बॉडी इज मूविंग इट विल कंटिन्यू टू मूव, और if a body is at rest it will continue to be at rest unless and otherwise there is external force applied into it। अभी external force जो वर्ड आया, यहीं से आपको फोर्स का पता चलता है। ओके, तो अगर कोई चीज कंटिन्यूअस मोशन में है उसको रोकने वाला चीज, या फिर जो कंटिन्यूअस रेस्ट में है उसको मूव करा देने वाला चीज हमारा फोर्स कहलाएगा। सिंपल डेफिनेशन में आप समझ सकते हो। ओके, तो अब देखो मूवमेंट से रिलेटेड हमारा फोर्स हो गया, राइट? तो उससे रिलेटेड हम और भी चीजें देखेंगे, बट उससे पहले आप देखो टॉर्क यहाँ पर बेसिकली क्या होता है। तो टॉर्क आपका क्या है? टॉर्क इज ऑल्सो नोन एज द मोमेंट ऑफ अ फोर्स। तो जो फोर्स आपका हो गया विच इज पर्टिकुलरली एक्टिंग, सपोज किसी भी डायरेक्शन में आपका एक फोर्स वर्क कर रहा है, उसके अबाउट किसी सेंटर पॉइंट या किसी डिस्टेंस के अबाउट जब हम उसका मोमेंट लेंगे वो हमारा कहलाएगा टॉर्क। तो ये हो गया टॉर्क। इट इज नोन एज द मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इट इज द टर्निंग इफेक्ट। तो टर्निंग इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? सपोज आप किसी भी चीज को सेंटर से पकड़े हुए हो, राइट? इफ आई होल्ड दिस पेन फ्रॉम द सेंटर एंड आई अप्लाई माई फोर्स विद द फिंगर, तो यहां से अगर मैं अप्लाई करूं और यहां पर मैं इसको पकड़ा हुआ हूं तो ये क्या होगा? ये ऐसे मूव होगा। तो ये क्या हुआ एवरीवन? ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है? इट इज प्रोड्यूसिंग अ टर्निंग इफेक्ट। इट इज प्रोड्यूसिंग अ टर्निंग इफेक्ट। तो वही यहां पर बोला गया, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड कब होता है? ये प्रोड्यूस्ड व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ पाइवट पॉइंट। तो पाइवट पॉइंट यहां पर क्या था जो मैंने यहां पर पकड़ा हुआ है? फोर्स एट अ डिस्टेंस इस पर्टिकुलर
स्टाइलस के लेंथ पर अप्लाई हो रहा है और ये इसको मूव करा रहा है, तो ये एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। टॉर्क क्या करता है? टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है व्हेनेवर फोर्स इज अप्लाइड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ पाइवट पॉइंट। तो वही मैंने आपको पहले भी बता दिया, राइट। तो ये डेफिनेशन से आप समझ सकते हो। अब हम अगर इसका फॉर्मूला पर आए, तो फॉर्मूला अगर आपको निकालने बोला जाए कि टॉर्क आप निकालोगे कैसे, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये सेशन पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाला है, सोलली फोकसिंग ऑन योर एग्जाम्स, ओके। और कुछ कुछ कंसेप्ट भी है जो मैं आपको बीच में बताते जाऊंगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले टॉर्क को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? आप देख सकते हो टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो इसको हम टाउ बोलते हैं, दिस इज द सिंबल टू रिप्रेजेंट द टॉर्क। और इसको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं? वी प्रोनाउंस इट एज टाउ, ओके। उसके बाद ये क्या आ जाएगा? फोर्स, जिसको हम एफ से लिखते हैं, मल्टीप्लाइड विद द डिस्टेंस, जिसको हम डी से लिखते हैं फ्रॉम द पाइवट पॉइंट। तो सपोज यहाँ पर हमारा एक रॉड है, तो मैं आपको एक थोड़ा ड्रॉ करके भी बता देता हूँ। वी हैव अ पाइवट पॉइंट ओवर हियर, जहां से ये मूव हो सकता है, ओके। फोर्स हम यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, ओके, दिस इज द एफ। और पाइवट पॉइंट से डिस्टेंस कितना आ गया? सो पाइवट पॉइंट से डिस्टेंस हमारा आ गया डी। तो अब यहाँ पर अगर हमको टाउ लिखना है, टाउ कितना हो जाएगा? तो सेम चीज यहाँ पर भी लिखा है एवरीवन, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो एफ इंटू डी, ओके। तो इस केस में हमारा जो टॉर्क आ जाएगा इस पर्टिकुलर केस में, विच इज टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू डी। अब हम इसके ऐसा यूनिट पर आते हैं। तो फोर्स का अगर हम यूनिट देखें, इट इज इन न्यूटन। तो अगर आपको यूनिट से भी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप फिजिक्स ओवरव्यू सिलेबस वाला जाके देख सकते हो, वहां पर मैंने सिलेबस पर जो भी दिए हुए आपके ऐसा यूनिट से, डिराइव्ड यूनिट से सभी अच्छे से कवर किया है, ओके। तो न्यूटन है गया फोर्स मल्टीप्लाइड विद द डिस्टेंस। डिस्टेंस किस में आता है? मीटर में, तो न्यूटन मीटर। और हम इसको लिखते हैं एनएम, कैपिटल एन स्मॉल एम, ऐसे ही हम लिखते हैं। जब भी आप यूनिट लिखोगे टॉर्क का तो ऐसा ही लिखा आएगा, ओके। उसके बाद आप देखो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, ओके। तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड वाला में तो डाइन सेंटीमीटर हो जाएगा, डाइन सेंटीमीटर। तो डाइन एन हैज सेंटीमीटर, ओके। तो अगर आप देखो 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो वी विल नाउ राइट, जल्दी से यहाँ पर लिख लेते हैं। 1 न्यूटन हैज हाउ मच डाइन? सो 1 न्यूटन में होता है 10⁵ डाइन्स, ओके। तो यहां से आप कन्वर्जन भी निकाल पाओगे बिटवीन दिस एनएम एंड डाइन सेंटीमीटर, ओके। 1 न्यूटन में आपका 10⁵ डाइन्स होता है और 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है, ओके। तो अब देखो अगर यहाँ पर हमको कन्वर्जन लिखना है तो एग्जांपल भी हम पहले देख लेते हैं, फिर हम कन्वर्जन पर जाएंगे, ओके। ओपनिंग अ डोर, डोर को आप ओपन करते हो तो वहां पर भी आपका पाइवट पॉइंट जहां पर वो लगा हुआ है डोर, वो पाइवट पॉइंट हो गया जहां पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। और ये डिस्टेंस जो आया विच इज क्रिएटिंग द टर्निंग इफेक्ट, तो वहां से आपको टॉर्क का पता चल जाएगा। या फिर टर्निंग अ स्टीयरिंग व्हील, या फिर यूजिंग अ रेंच। रेंच पता है आपको, पाना हम यूज करते हैं, राइट, टू ओपन एनी नट और बोल्ट। तो उस केस पर हमारा ये होता है। अब आप देखो 1 न्यूटन मीटर को अगर हमको लिखना है डाइन सेंटीमीटर में तो यह कैसे आएगा? तो 1 न्यूटन में कितना डाइन से आप देखो 10⁵, ठीक है, 10⁵। फिर 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर है? 10⁵। तो यहां पर अब आप देखो ये क्या आ जाएगा? 1 nm इज इक्वल टू कितना आएगा? 1 nm इज इक्वल टू 10⁻, कितना आ जाएगा? 10⁻7 आ जाएगा। और किस में आएगा? डाइन सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्जन हो गया बिटवीन एसआई यूनिट एंड द सीजीएस यूनिट। 1 न्यूटन मीटर इज 10⁷ डाइन सेंटीमीटर, ओके। तो आई होप ये चीजें सभी को क्लियर है। आप इस पेज को जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ओके। किसी को कोई भी डाउट हो, यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो, ऑलराइट। तो जल्दी से यहाँ पर नोट कर लो। सो आई होप आप सभी ने यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लिया है। वी आर गोइंग टू प्रोसीड नाउ। व्हाट इज टॉर्क, आप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट अब हम इक्विलिब्रियम समझते हैं एवरीवन कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। अंडरस्टैंडिंग इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम आपको पता चल रहा होगा, शुरू में ही इक्वल से रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है, राइट। तो कुछ ना कुछ बराबर हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा? लेट अस सी। तो अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है? अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम जब उसमें क्या होगा? नेट फोर्स और नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट 0। अब नेट फोर्स और नेट टॉर्क का मतलब क्या हुआ? फोर्स हमने समझा हुआ है, टॉर्क हमने समझा हुआ है। तो नेट फोर्स और नेट टॉर्क का मतलब क्या हुआ? मतलब डिफरेंट डायरेक्शन से आपको फोर्स और टॉर्क लग सकता है किसी भी बॉडी में, राइट। सपोज मैं इसको बीच से पकड़ा हूं, एक फोर्स यहां से लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है। तो ये इक्विलिब्रियम मतलब क्या हुआ? ये अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा, ये इसी पोजीशन पर कब रहेगा? जब इस तरफ से अप्लाई होने वाला फोर्स और इस तरफ से अप्लाई होने वाला फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, मतलब नेट फोर्स 0 हो जाए। सिमिलरली इस तरफ से अप्लाई होने वाला टॉर्क और इस तरफ
तरफ से अप्लाई होने वाला टॉर्क भी एक दूसरे को जीरो कर दे, मतलब नेट टॉर्क भी जीरो हो जाए। तो इन दोनों केस जब फॉलो होंगे तब हमको पता चलेगा कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। यही बोला गया, राइट। नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट आर जीरो, मतलब नेट फोर्स भी जीरो हो, मतलब नेट फोर्स मतलब क्या हुआ, जितना भी आप समेशन लोगे फोर्सेस का, जितना भी आप समेशन लोगे टॉर्क का, ये सभी जीरो हो, तभी आप बोल सकते हो दैट द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, तो अब इक्विलिब्रियम का बेसिक से डेफिनेशन आप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो ट्रांसलेशनल इज मोस्टली मूविंग इन अ सिंगल डायरेक्शन, तो नो नेट फोर्स आएगा, ठीक है, नेट फोर्स नहीं आएगा ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में। ओके, लेकिन आप देखो बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांसलेशन मतलब ट्रांसलेशन एक डायरेक्शन, वंस इट इज मूविंग इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो यहाँ पर इक्विलिब्रियम है, मतलब वो पॉसिबल नहीं हो रहा है, या तो वो रेस्ट पर है, या तो वो रुका हुआ है, या तो वो कांस्टेंट लीनियर मोशन में है। कांस्टेंट लीनियर मोशन वो एक डायरेक्शन में कर रहा है, तब भी आप बोलोगे कि वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो ये चीज आपको पता करना है। अब इसमें नो नेट फोर्स कैसे आएगा, तो अगर लीनियर मोशन है, ठीक है, लीनियर मोशन मतलब वो पर्टिकुलरली क्या कर रहा है, हमारे पास आता क्या है, इफ यू सी इट इज लीनियर मोशन, तो उसका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा। यू नो एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, तो वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो है, तो ऑब्वियसली फोर्स भी जीरो हो गया, तो नेट फोर्स हमारा जीरो हो गया। बट इफ इट इज मूविंग लीनियर मोशन मतलब वेलोसिटी उसका जीरो है। ओके, तो आई होप ये चीज़ें सभी को क्लियर है। ठीक है, कांस्टेंट लीनियर मोशन मतलब इट इज क्रिएटिंग अ डिस्प्लेसमेंट, बट वहाँ पर क्या आ रहा है, वहाँ पर वेलोसिटी उसका जीरो आ रहा है, वेलोसिटी इज जीरो, सो एक्सेलरेशन इज जीरो, एक्सेलरेशन इज जीरो, सो फोर्स इज जीरो, बिकॉज फोर्स हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ओके, तो ये चीज़ आई होप आप सभी को क्लियर है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर देखो रोटेशन की बात हो रही है, तो हमने टॉर्क का डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है कि टर्निंग इफेक्ट होता है टॉर्क में, टर्निंग इफेक्ट होता है टॉर्क में, तो अगर टर्निंग इफेक्ट ही नहीं है मतलब नो नेट टॉर्क, नो नेट टॉर्क होगा तभी रोटेशनल वाला इक्विलिब्रियम होगा। या फिर आप देखो बॉडी हैज नो एंगुलर एक्सेलरेशन, तो बॉडी टॉर्क का एक और फॉर्मूला होता है जो हम देखेंगे, आई होप आप आने वाले टाइम पर देखोगे, तो उस पर आपको पता चल जाएगा कि एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि टॉर्क यहाँ पर नहीं है, नो टॉर्क इज देयर, तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रह जाएगा। ओके, तो ये आई होप आप सभी को क्लियर है कि ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता क्या है और ये कब होता है, उसके कंडीशंस यहाँ पर गिवन है, आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। ओके, उसके बाद आप देखो कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम के कंडीशंस क्या क्या होते हैं। तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन सबसे पहले आप देखो समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू जीरो। समेशन ऑफ एफ मतलब जैसे मैंने पहले बोला नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, मतलब जितना भी आपके फोर्सेस एक्ट होंगे उसका समेशन आप लोगे वो जीरो आएगा, विच मीन्स नेट फोर्स इज जीरो, तो वो आ गया कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज जीरो, और उसके बाद समेशन ऑफ टाउ, तो देखो इक्विलिब्रियम के अंदर ये दोनों आएगा, ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल। ट्रांसलेशन कब जीरो होगा, नो नेट फोर्स, और कांस्टेंट लीनियर मोशन भी उसका स्पेशल कंडीशन है। फिर अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम देखो वो कब होगा, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम होगा कब, मैं जीरो बोल दिया शायद, सो आई एम सॉरी। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम होगा कब, जब नो नेट फोर्स होगा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब नो नेट टॉर्क होगा। तो अगर ये दोनों को हम कंबाइन करें तभी हमारा कंप्लीट इक्विलिब्रियम आएगा, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कंडीशन ऑफ और इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज जीरो, समेशन एफ इक्वल टू जीरो, एज वेल एज समेशन टाउ इक्वल टू जीरो, विच मीन सम ऑफ ऑल टॉर्क इज ऑल्सो जीरो, तो तब आपको मिलेगा कंप्लीट इक्विलिब्रियम। ओके, और इक्विलिब्रियम के अंदर दो टॉपिक आते हैं, विच इज ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, दो तरीके का इक्विलिब्रियम है। फिर आप देखो एग्जांपल, अ बैलेंस्ड सीसॉ वेयर द मोमेंट्स ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल। तो देखो अगर एक पर्टिकुलर सीसॉ अपने बैलेंस कंडीशन में या तो ऊपर या नीचे रहता है सीसॉ, मान लो अगर दोनों साइड सेम वेट वाला आदमी बैठ जाए, तो ये क्या है, दोनों डिस्टेंस भी बराबर है, दोनों डिस्टेंस बराबर है, मतलब दोनों साइड अगर सेम वेट वाला आदमी है तो दोनों जो फोर्स होगा दोनों साइड ऑन बोथ द साइड वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो इसीलिए ये ऐसे रहेगा। अब टॉर्क पर आ जाओ, तो टॉर्क कैसे होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस से आ जाएगा, राइट। फोर्स इंटू डिस्टेंस आप करोगे तो टॉर्क से ये आ जाएगा, तो इसीलिए नेट टॉर्क भी यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि बैलेंस्ड सीसॉ कब होगा, बैलेंस सीसॉ इज एग्जाम्पल ऑफ इक्विलिब्रियम बिकॉज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट एज वेल एज नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट विल बी जीरो। ओके, तो आई होप अंडरस्टैंडिंग इक्विलिब्रियम भी आप सभी को क्लियर है, जल्दी से आप यहाँ पर नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आई होप यहाँ से चीजें आप सभी को क्लियर होती जा रही हैं, किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा है। ओके, ऑल राइट, आई होप सभी ने यहाँ पर नोट कर लिया है। ओके,
कांस्टेंट लीनियर मोशन का मतलब ही हुआ कि एक कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, राइट। मोशन का मतलब एक कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वेलोसिटी नहीं आ रहा। वेलोसिटी इज व्हाट, चेंज इन चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आपका हो नहीं रहा है क्योंकि कांस्टेंट हो रहा है, तो इसीलिए वेलोसिटी इज जीरो। ओके, तो इसलिए कांस्टेंट लीनियर मोशन आप यहाँ पर समझ सकते हो। नेक्स्ट अब आप देखो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स हमारा क्या होता है। ओके, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, तो मोमेंट्स तो आप सभी को पता है, उसमें प्रिंसिपल वर्ड जुड़ गया, लेट अस सी व्हाट इट इज। सो फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहना है तो द सम ऑफ द क्लॉकवाइज मोमेंट्स must be equal to the sum of the anti-clockwise moments. Okay, sum of the clockwise moment must be equal to the sum of the anti-clockwise moment. मतलब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर क्लॉकवाइज मोमेंट्स है तो उसका सम शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, तभी आप बोलोगे कि ऑब्जेक्ट रोटेशनल इक्विलिब्रियम पर है। और ये रिलेटेड उसी से है, नेट टॉर्क से रिलेटेड है, आप यहाँ पर आसानी से समझ पाओगे। ओके, तो ये चीज़ आप देखो, आपके पास एक मीटर रूल एक्सपेरिमेंट आता है। मीटर रूल एक्सपेरिमेंट में क्या है, एक मीटर रूल है आपका, रूलर आप समझ सकते हो। इट इज सस्पेंडेड बाय 2 स्प्रिंग बैलेंसेस, तो इसको 2 स्प्रिंग बैलेंसेस से सस्पेंड किया जाता है विथ वेट्स हंग एट डिफरेंट डिस्टेंस। तो जब भी आप उसको हंग कर दोगे और किसी भी अलग अलग डिस्टेंस पर आप एक वेट्स को हंग करोगे। ओके, फिर उसका क्या हो जाएगा, वेरिफिकेशन आप कैसे करोगे इस पर्टिकुलर रोटेशनल इक्विलिब्रियम का। सो आपको वेट्स को एडजस्ट करना पड़ेगा और आइदर साइड टू बैलेंस द रूल। तो जो रूल होगा वो या तो इधर होगा या उधर होगा, एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम सिचुएशन में वो आ नहीं पाएगा। बट जैसे ही आप वेट को पर्टिकुलरली बैलेंस करते जाओगे, नेट टॉर्क जैसे ही जीरो होगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो आ चुका है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। एंड देन हमको एडजस्ट वेट करने से क्या मिलेगा, रूल हमारा जो क्या हो जाएगा, रूलर जो भी है हमारा, इट विल बी बैलेंस्ड। सो वो बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये चीज़ें आप सभी को अगेन क्लियर है। तो नेक्स्ट अब आप देखो यहाँ पर बेसिक कंडीशन क्या है, जो क्लॉकवाइज मोमेंट होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ओके, तो आई होप ये चीज़ भी आप सभी को क्लियर है। आप देखो एक प्रॉब्लम यहाँ पर गिवन है फॉर द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। इफ अ 10 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड एट 0.3 मीटर फ्रॉम द पाइवट ऑन वन साइड, okay, what force must be applied at 0.5 मीटर on the opposite side to balance it। मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक साइड से अगर हमारा 10 न्यूटन का फोर्स वर्क कर रहा है, आप देखो 10 न्यूटन का फोर्स वर्क कर रहा है एट 0.3 मीटर डिस्टेंस, तो इट शुड बी इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द अदर साइड, वो हमको निकालना है। एंड हमारे पास डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है विच इज 0.5 मीटर, तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। सो 3/0.5 आएगा, विच मीन्स फोर्स हमको कितना चाहिए रहेगा, 6 न्यूटन का फोर्स चाहिए रहेगा, सो दैट वी बैलेंस इट। तो मीटर रूल एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आई होप आप इजीली इन चीज़ों को बना पाओगे। इस लेवल पर आपका सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, अगर कुछ कॉम्प्लेक्स हुआ भी सो आई विल हेल्प यू, नो नीड टू वरी अबाउट इट। ओके, तो आई होप ये चीज़ भी आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो, अदरवाइज इसको आप जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं एवरीवन। ओके, सो एवरीवन अब आप देखो, जब यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का केस हम लेते हैं, कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म ही हो गया, राइट। तो कांस्टेंट का मतलब ही यही हुआ, जैसे कि मैंने आपको समझाया। अगर आपको कोई भी डाउट हो सो यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो। ओके, कांस्टेंट का मतलब ही यही हुआ दैट इट इज मूविंग, द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड यूनिफॉर्म मोशन है तो एक्सेलरेशन अपना जीरो हो जाएगा। ओके, एक्सेलरेशन इज जीरो थ्रू आउट द मोशन, इसका मतलब बस यही होता है। ओके, एक्सेलरेशन इज जीरो मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी इज जीरो, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी में वो जा रहा है। ओके, कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट वर्ड तो थोड़ा वो हो गया, बट कांस्टेंट वेलोसिटी में वो मूव कर रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, फोर्स भी जीरो हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स आप सभी को क्लियर है। तो थोड़ा सा आप देखना, कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऐसा तो कुछ होता नहीं, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही, कांस्टेंट वेलोसिटी जैसा कुछ चीज़ है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे होगा ये अब आप सभी को पता है। ओके, तो नेक्स्ट अब हम देखें व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चलो सबसे पहले यहाँ पर वर्ड क्या है, सेंटर। तो मतलब क्यों किसी चीज़ की केंद्र बिंदु की बात हो रही है, मतलब सेंटर पॉइंट की बात हो रही है, बट किसकी बात हो रही है, ग्रेविटी। अब ग्रेविटी तो आप सभी को पता है कि हम अर्थ पर है, तो हर एक ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी का फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता ही है। तो अगर हम उसका सेंटर पता कर पाए सो इट विल बी बैलेंस्ड। तो यहाँ पर आप देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, CG या COG, कैसे भी आप इसको मेंशन कर सकते हो, CG या COG। ओके, इट इज द पॉइंट वेयर द एंटायर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू एक्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो जितना भी एंटायर
वेट है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा माना जाता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ही सारा वेट एक्ट कर रहा है। ओके, तो दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज व्हाट इट वेयर इट इज एक्टिंग। तो अगर आप देखो इस पेन का अगर मेरे को सेंस लेना है तो एकदम सेंटर पे मैं रखूंगा, तब मैं इसका वेट अच्छे से वो बता पाऊंगा, राइट, तभी मैं इसको समझ पाऊंगा। अदरवाइज मैं इधर रखूंगा तो ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, इट विल नॉट गिव यू द परफेक्ट सेंस। तो अब आप देखो रेगुलर बॉडीज का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, रेगुलर बॉडीज है जैसे कि हमारा क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, स्फीयर हो गया, उनका क्या होता है, इट इज एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर ओनली। तो जैसा उनका ज्योमेट्री है वैसे ही आप उसका सेंटर ड्रॉ करोगे और वो उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लाई करेगा फॉर द सीओजी। ओके, एग्जांपल आप देखो स्फीयर्स एंड क्यूब्स, ये रेगुलर बॉडीज का केस है। नेक्स्ट अगर आप देखो फॉर द इररेगुलर बॉडीज क्या हो जाएगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मे नॉट बी लोकेटेड एट द ज्योमेट्रिक सेंटर बिकॉज बॉडी इररेगुलर है, ओके, बट कैन बी फाउंड बाय बैलेंसिंग और सस्पेंशन। तो हम उसको सस्पेंशन कैसे हुआ, जैसे कि अगर मान लो ये इररेगुलर बॉडी है, मैं इसको यहाँ पर बैलेंस करना चाहता हूँ, जिस पॉइंट पर ये बैलेंस हो जाएगा दैट विल गिव अस द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो या तो सस्पेंशन या तो बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग वाला केस हमने मीटर रूल एक्सपेरिमेंट में भी देखा है एवरीवन। ओके, तो आई होप ये लाइंस आप सभी को क्लियर है। सिंपल सा टॉपिक है। एग्जांपल अगर हम देखें, यूनिफॉर्म रॉड और बॉल हैज सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट इट्स सेंटर, तो इसको अगर हम यूनिफॉर्म रॉड माने तो सेंटर पे आएगा, एग्जैक्टली राइट। बॉल का भी एकदम बीच पर आएगा। वाइल हैमर हैज इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्लोजर टू द हेड। तो अगर मैं ऐसा कुछ फिगर ड्रॉ करूं, आप देखो जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं ऐसा कुछ फिगर ड्रॉ करूं, आप देखो, ठीक है, मान लो ये आपका हैमर है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, तो आपको पता है ये वाला पार्ट ज़्यादा भारी है, राइट, इस पार्ट के बजाय, तो ये सेंटर पर नहीं आएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ कुछ, ठीक है, ऐसा रफली एक पॉइंट आएगा, वहां पर आपका सीओजी, आपको सस्पेंशन या अगेन मीटर रूल एक्सपेरिमेंट वाला चीज से आप इसको हंग करा दोगे दो स्प्रिंग से और बैलेंस करते जाओगे वेट ऑन द अदर साइड। तो जब यहाँ पर स्ट्रेट ये दिखेगा आपको, तब पता चल जाएगा वेयर इट इज लाइंग, और फिर आपको वही प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट लगाना पड़ेगा। तो ये पर्टिकुलर एरो का डायरेक्शन आपको मिलेगा कि इस पॉइंट पर सीओजी है। जैसे कि मैं बताऊँ, आप दो साइड से स्प्रिंग को यहाँ पर हंग कर दो, ठीक है, ये दो साइड से हंग हो गया स्प्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक वेट डाल, क्योंकि इस साइड तो ज़्यादा वेट है, तो इनिशियली ये कैसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक वेट लगाना है, ठीक है, एक डेड वेट आप यहाँ पर लगाओगे और इसको मूव कराते जाओगे। जहाँ पर ही मूव कराओगे ये एकदम फ्लैट आपको दिखेगा, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। आप सेंटर से ले सकते हो, सेंटर से इतना फोर्स इधर लग रहा है, तो इस पॉइंट ऑफ यहाँ पर जब ये सीधा होगा तो हम यहाँ पर निकाल पाएंगे कि किस पॉइंट पर हमारा सीओजी आ पाएगा, कितने डिस्टेंस पर। ओके, तो यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर हैमर का वेट भी पता रहेगा, तो वेट आप यहाँ पर लगा सकते हो एंड देन यू कैन इजिली फाइंड आउट। ओके, तो आई होप आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है। व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज क्लियर फॉर एवरीवन। ओके, नेक्स्ट आप देखो डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन अब क्या होता है, इन दोनों में हम डिफरेंस समझ लेते हैं। हमने ट्रांसलेशन और रोटेशनल इक्विलिब्रियम समझ लिया है, राइट। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम कब होता है, जब या तो नेट फोर्स जीरो हो या फिर यूनिफॉर्म और कांस्टेंट लीनियर मोशन कर रहा हो बॉडी। एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब हमारा नेट टॉर्क जीरो हो। तो ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, आप देखो मूवमेंट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, किसी भी स्ट्रेट लाइन पर मूव करते जाना इज हमारा ट्रांसलेशनल मोशन। ओके, और रोटेशनल मोशन क्या होता है, व्हेन अ बॉडी रोटेट अबाउट इट एक्सिस, व्हेन अ बॉडी रोटेट अबाउट इट एक्सिस इज अ रोटेशनल मोशन, ठीक है, किसी भी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, सो दैट इज अवर रोटेशनल मोशन। तो एग्जांपल आप देखो, ट्रांसलेशन का एग्जांपल क्या आएगा, एक कार अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक सीधा डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऑन अ रोड, ये आपका क्या है, ट्रांसलेशन मोशन। रोटेशनल मोशन क्या है, पंखा आप देखोगे घूम रहा होगा अबाउट द एक्सिस, किसके अबाउट घूमता है, जिसके अबाउट वो टंगा होता है, दैट इज द मेन एक्सिस फॉर द पंखा, फॉर द फैन, और उसके अराउंड ये घूमता है, तो दैट इज द रोटेशनल। तो अ सीलिंग फैन या फिर आप स्पिनिंग टॉप, लट्टू हमारा होता है, राइट, वो भी अपने निडल के पॉइंट के अबाउट घूमते रहता है, सो स्पिनिंग टॉप भी आप बोल सकते हो। तो ट्रांसलेशन मोशन आप देखो क्या इन्वॉल्व करता है, वी आर मूविंग इन अ पर्टिकुलर स्ट्रेट डायरेक्शन, तो वो क्या इन्वॉल्व किया, इट इज इन्वॉल्विंग लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये है यहाँ पर डिफरेंस, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट को इन्वॉल्व करता है, वाइल रोटेशनल मोशन किसको इन्वॉल्व करता है, रोटेशनल मोशन इन्वॉल्व एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहीं पर हो रहा होगा, वहां पर आपका रोटेशनल मोशन आ जाएगा। ओके, तो आई होप आप सभी को क्लियर है ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन में डिफरेंस क्या होता है एवरीवन। ओके, तो ये आप अगेन नोट कर सकते हो। नाउ वी विल प्रोसीड, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू आर फ्री टू लेट मी नो।
नेक्स्ट अब हम देखते हैं व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आप देखो कांस्टेंट लीनियर मोशन को आप यूनिफॉर्म लीनियर मोशन भी बोल सकते हो। तो अब हमारे पास केस आया व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पर आप देखो क्या होगा, मोशन इन अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ पर मोशन हो रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड, मोशन इन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड दो द वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू चेंजिंग डायरेक्शन। तो यहाँ पर आप देखो एक सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड पर मूव तो कर रहा है बॉडी, लेकिन क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो अगर सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड पर है भी, फिर भी डायरेक्शन तो हमारा चेंज हो रहा है, हमेशा डायरेक्शन हमारा हमेशा चेंज हो रहा है। अगर आप एक पर्टिकुलर चीज को यहाँ पर प्लॉट करो, सपोज सेंटर ये है, ओके जस्ट अ सेकेंड, सेंटर ये है और ये ऐसे है, तो ये इधर हो रहा है, फिर ये ऐसे हो रहा है, फिर ये ऐसे हो रहा है, फिर ये ऐसे हो रहा है। हर एक टाइम पर आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी भी चेंज होगा, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी आई होप आप सभी को पता है, स्केलर मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, जैसे कि स्पीड हो गया, स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी है, ओनली मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी हमारा क्या है, इट इज काउंटर पार्ट ऑफ स्पीड, बट उसके पास डायरेक्शन भी होता है। तो डायरेक्शन सेंस आ गया उसमें किसी भी चीज पर, तो वो आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है अलॉन्ग विद द मैग्नीट्यूड। तो इवन एट कांस्टेंट स्पीड, भले ही बॉडी हमारा कांस्टेंट स्पीड पर रोटेट कर रहा है, द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग। अब वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी होगा वहां पर, राइट। वेलोसिटी इज चेंजिंग तो एक्सेलरेशन तो आ ही जाएगा, बिकॉज वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन, बेसिक सा चीज है, आई होप आप सभी को पता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, एक्सेलरेट कर रहा है बॉडी बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग। तो ये जो एक्सेलरेशन आपका आया इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओके। जो एक्सेलरेशन यहाँ पर आ रहा है इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, और इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो ये आ गया आपका सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, जो कि अंदर की तरफ डायरेक्टेड होता है, ओके। तो फॉर्मूला अब आप देखो, फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपेटल फोर्स क्या आ जाता है, mv²/r आ जाता है, ठीक है। तो F हमारा फोर्स है, F is our force, centripetal force, and it is equal to mv²/r। m हमारा क्या है, मास, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी आपके पास होगा उसका मास, देन बाय वेलोसिटी, जिस भी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, डिवाइडेड बाय रेडियस। अब इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, इफ इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये जो पार्ट आपका आएगा दिस इज द रेडियस, राइट। और इस रेडियस को यहाँ पर आप अकाउंट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर सेंटर पॉइंट जिसके अबाउट वो बॉडी मूव कर रहा है, ओके। तो नेक्स्ट आप देखो एग्जाम्पल क्या है, कार मूविंग अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक। तो हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है, आपको पता है कि कहीं कहीं पर हमको टर्निंग लेना पड़ता है, तो उस टर्न से अगर कार मूव कर रहा है तो कार का कुछ मास है और किसी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, और जो अंदर की तरफ एक्ट करेगा वो आर हो गया, मतलब अंदर की तरफ जो एक्ट हो रहा है दैट इज सेंट्रीपेटल फोर्स। तो सेंट्रीपेटल फोर्स यहाँ पर टोटल कितना लगेगा, m मास ऑफ द कार, v विथ द वेलोसिटी विथ विच इट इज मूविंग इन दिस सर्कुलर ट्रैक, एंड r इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर ट्रैक। तो उससे आप सेंट्रीपेटल फोर्स जो एक्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर कार पर वो आप निकाल पाओगे, ओके। तो आई होप ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू ऑल आर अगेन फ्री टू लेट मी नो, ओके। सो दैट्स व्हाई ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर कवर्ड ओवर हियर, ओके। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सेंट्रीपेटल वर्सेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये दो टर्म बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है, बहुत ही मतलब आप डिप्लोमेटिक भी बोल सकते हो, राइट। तो सबसे पहले अभी जस्ट हमने पढ़ा कि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, एंड सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है। तो आप अगेन देखो सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है, द फोर्स दैट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर। तो जो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ एक्ट करता है वो हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स है, रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट इन द सर्कुलर मोशन। तो वो क्या कर रहा है, वो पर्टिकुलरली वो कोशिश कर रहा है कि जो भी ऑब्जेक्ट मेरा सर्कुलर मोशन कर रहा है वो उस सर्कुलर ट्रैक को मेंटेन करे, दैट इज व्हाई सेंट्रीपेटल फोर्स इज एक्टिंग। उसके बाद अब देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, इट इज द एपरेंट, एपरेंट मतलब स्यूडो, ये एक्चुअल नहीं है बट इट इज द इफेक्ट आप बोल सकते हो, एपरेंट आउटवर्ड फोर्स। अब सेंट्रीपेटल तो हमारा अंदर की तरफ एक्ट कर रहा है, राइट, बट ये क्या करती है, क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इट इज क्रिएटिंग अ इफेक्ट। तो जब भी आप देखते हो, जब भी आप किसी भी कार में, ट्रेन में, बस में, कहीं पर भी आप टर्निंग ले रहे हो वो पर्टिकुलर व्हीकल, तो आप देखते हो कि आप सेंटर की तरफ थोड़ी जाते हो, बट सेंटर की तरफ वर्क क्या कर रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स कर रहा है, बट आप क्या होते हो, आप टेंड टू मूव आउटसाइड, टेंड टू मूव द अदर साइड। इफ यू आर टेंडिंग टू मूव द अदर साइड मतलब वो अब किसका इफेक्ट आ गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट आ गया। सो यू सी इट इज एक्सपीरियंस्ड बाय यू, इट इज एक्सपीरियंस्ड बाय यू एज एन ऑब्जेक्ट व्हाइल यू आर ट्रेवलिंग इनसाइड
मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, सो इट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ रोटेटिंग फ्रेम। तो हमेशा उसको रोटेटिंग फ्रेम पर हम ऑब्जर्व करते हैं। एग्जाम्पल अगर आप देखो सेंट्रीपिटल क्या हो गया, टाइंग अ स्टोन टू अ स्ट्रिंग। तो सबसे पहले किसी भी पत्थर में आप रस्सी बांध दो और उसको घुमाने का कोशिश करो, तो वो क्या हो जाएगा, एंड स्पिनिंग इट इन अ सर्कल, घुमाने का कोशिश किया तो सेंट्रीफ्यूगल क्या आ जाएगा, सेंट्रीपिटल आपका ये हो गया, क्योंकि वो जो स्ट्रिंग है टाइड है आपका स्टोन से, राइट। तो वो क्या कर रहा है, वो स्टोन को सर्कुलर पाथ पे रखने के लिए मेंटेन कर रहा है, इट इज मेंटेनिंग द सर्कुलर पाथ ऑफ द स्टोन। फिर सेंट्रीफ्यूगल क्या करेगा, इट इज अ फीलिंग दैट इज पुश्ड आउटवर्ड्स इन अ कार व्हेन इट टेक्स अ शार्प टर्न। तो सेंट्रीफ्यूगल का एग्जांपल तो मैंने समझा दिया, और अगर स्टोन का एग्जांपल आपको समझना है तो अगेन स्टोन पर भी जो आपको महसूस होगा कि वो बाहर जाने का कोशिश कर रहा है, बट स्ट्रिंग इज मेंटेनिंग इट ऑन द सर्कुलर पार्ट। तो स्ट्रिंग जो मेंटेन कर रहा है दैट इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, बट इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट स्टोन कहीं बाहर न चले जाए, मतलब इफेक्ट उसका बाहर की तरफ हो रहा है, सो दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, एक अंदर की तरफ एक्ट करता है सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपेटल फोर्स आपका अंदर की तरफ एक्ट करता है, एंड जो बाहर की तरफ एक्ट करता है दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वाइल सेंट्रीफ्यूगल हमारा क्या है, स्यूडो आप बोलोगे या तो एपरेंट बोलोगे, एपरेंट आउटसाइड, वो एक्चुअल नहीं है, इट इज द इफेक्ट बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपेटल फोर्स। ओके, तो आई होप अगेन ये चीजें भी सभी को क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है। ओके, लेट अस प्रोसीड नाउ एवरीवन। नेक्स्ट अब आप देखो टॉर्क का एक प्रॉब्लम आ गया है, इस टॉर्क के प्रॉब्लम को हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो हमको क्या क्या गिवन है सबसे पहले हम लिख लेंगे। सबसे पहले आप देखो, ए मैकेनिक अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। तो गिवन में हमको क्या क्या है, फोर्स गिवन है 50 न्यूटन का। ओके, और जब तक आपको क्वेश्चन में बोला ना जाए आप हमेशा यूनिट लिखोगे एसआई यूनिट पर, ठीक है, एसआई यूनिट पर ही लिखना है। 50 न्यूटन टू अ रेंज 0.4 मीटर फ्रॉम द पिवट पॉइंट। तो पिवट पॉइंट है मतलब डी आपको गिवन है 0.4 मीटर। ओके, सिंपल प्रॉब्लम है आपका। कैलकुलेट द टॉर्क प्रोड्यूस। तो टॉर्क प्रोड्यूस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है एवरीवन, टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू डी। ठीक है, एफ इंटू डी आ जाता है। तो एफ हमारा कितना है 50, डी हमारा कितना है 0.4। तो ये कितना आ जाएगा, आप देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, आपको आसान बनाना है, 0.4 को आप 4/10 लिख लो। ओके, तो 0 0 कैंसिल, 5 4 टाइम्स इज 20, और यूनिट क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर। ठीक है, यूनिट हमेशा आपको लिखना आंसर में। तो आंसर में आप फाइनली लिखोगे द टॉर्क प्रोड्यूस्ड इज 20 न्यूटन मीटर फॉर दिस पर्टिकुलर केस। अब इसको अगर सीडीएस पे पूछा होता तो आप सीडीएस यूनिट पर लिख सकते थे, बट कुछ बोला नहीं है तो आपको हमेशा एसआई यूनिट पर छोड़ना है, एसआई यूनिट पर ही छोड़ना है ऑफ का आंसर। तो ये आपका टॉर्क का प्रॉब्लम था। आई होप आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है। ओके, लेट अस प्रोसीड नाउ। आई होप ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो चुका है, राइट। नेक्स्ट अब हम देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स का प्रॉब्लम एक आ गया हमारे पास। तो सबसे पहले आप देखो, एक कार जो है 500 kg का है, बहुत हल्का कार है। ओके, बहुत ही हल्का कार है ये। तो मास हम सबसे पहले लिख लेते हैं इज इक्वल टू 500 kg, मूव्स अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक। तो सर्कुलर ट्रैक के अराउंड मूव कर रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का एप्लीकेशन होने वाला है। ओके, ट्रैक का रेडियस क्या है वो आपको गिवन है, ट्रैक का रेडियस आपको गिवन है, आप लिख लो r इज इक्वल टू 40 मीटर्स। और उसके बाद क्या गिवन है, इट इज एट अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड, मतलब स्पीड यहाँ पर बोला गया है, यू विल बी टेकिंग इट एज वेलोसिटी ओनली। ओके, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। तो 15 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो सर्कुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो डायरेक्शन तो उसका चेंज हो ही रहा है। ओके, कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द कार। सो एफ बराबर क्या आ जाएगा, इट विल बी mv²/r। ठीक है, mv²/r ये हमारा फॉर्मूला है। सो अब इसमें पुट कर देते हैं, m हमारा क्या है 500, ठीक है, v हमारा कितना है 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। तो पहले मैं 15 स्क्वायर करके लिख देता हूँ बाय 40। ठीक है, 2 zeros कैंसल। इसके बाद हमारे पास आएगा 50 इंटू 225/4। ठीक है, तो अब अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा, अब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा। ओके, सो 225 इंटू 5 आपको करना पड़ेगा पहले, 5 टाइम्स 2, 5 2 टाइम्स 10 और 2 12, 5 2 टाइम्स 10 और 1 11, तो 11250/4। तो फाइनल कितना आएगा, 4 2 टाइम्स इज 8, 3 2, 4 8 टाइम, 4 1 टाइम, 10 0, 4 2 टाइम, फिर 2 टाइम्स, एक सेकेंड, 2 टाइम्स इज 4 2 टाइम्स इज 8, 3 2 8 टाइम, 5 1 टाइम, 1 10 बचा, 2 टाइम 8 2 बचा और 5 आ जाएगा, और इसका क्या आएगा वैल्यू न्यूटन। ठीक है, तो आंसर आपका आ गया 2812.5 न्यूटन। ठीक है, तो डिवीजन कैसे किया आई होप आप सभी को क्लियर है। आप यहाँ पर रफ वर्क में भी कर सकते हो और आपको करना ही चाहिए। ओके, रफ वर्क में आपको
ज़रूर करना चाहिए। तो आई होप ये सेंट्रीपिटल फोर्स का जो प्रॉब्लम है, सिंपल सा प्रॉब्लम था, आई होप आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी का प्रॉब्लम आ गया एवरीवन। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी गिवन है, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर एक यूनिफॉर्म रॉड है एंड इट इज 2 मीटर लॉन्ग एंड हैज़ अ मास ऑफ 3 kg। ओके, 2 मीटर का रॉड है आपके पास, सो लेट मी मेक इट हियर। ये आपके पास 2 मीटर का रॉड है, ठीक है, 2 मीटर का रॉड है ये, और इसके बाद क्या बोला गया, इट हैज़ अ मास ऑफ 3 kg। तो यूनिफॉर्म रॉड है तो बीच में एक्ट करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, 3 kg यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसके बाद इफ एन एक्सटर्नल 2 kg वेट इज अटैच्ड एट वन एंड, तो यहाँ पर आप सपोज एक एक्सटर्नल वेट एक्ट कराया जा रहा है दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट, और ये एक्सटर्नल वेट कितना है आप देखो, इट इज ऑफ 2 kg। तो एक्सटर्नल वेट हमारा है 2 kg एट वन एंड, किसी एक एंड पर है, तो एक एंड हमने यहाँ पर ले लिया, अटैच्ड एट वन एंड। फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सिस्टम। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, आप देखो ये इस साइड करीब शिफ्ट हो जाएगा, राइट, बिकॉज इस तरफ ज़्यादा वेट है और इधर कम वेट है। तो अब आप देखो, कंसीडर द यूनिफॉर्म रॉड एज हैविंग इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट इट्स मिड पॉइंट। जैसा कि मैंने बोला, अगर यूनिफॉर्म रॉड है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका मिड पॉइंट पर होगा और ऐसे 3 kg ऐड करेगा। ओके, फिर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला फॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर अ कंपोजिट सिस्टम क्या आ जाता है, m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 बाई m1 प्लस m2। तो ये आपको फेमिलियर लग रहा होगा, विच इज आई थिंक हम किस में पढ़ते हैं, सेक्शन फॉर्मूला में वैसे ही कुछ पढ़ते हैं, राइट। तो अब आप देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर सिस्टम का, तो हम क्या ले रहे हैं, 3 इंटू 1 कैसे ले रहे हैं, सो वी आर कंसिडरिंग व्हाट, हम इस पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट पर ले रहे हैं। ओके, इस पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं। तो यहाँ से आप देखो ये डिस्टेंस जो है हाफ हो जाएगा, विच इज़ 3 इंटू 1, तो वो यहाँ पर लिखा है, प्लस फिर ये 2 है, ये 2 इंटू 2 हो जाएगा, ये यहाँ पर लिखा है। तो हम इस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 क्या है, दोनों का मास m1 प्लस m2। तो यहाँ पर कितना आ गया, आप देखो 3 इंटू 1 कितना आता है, 3 प्लस 4, 2 इंटू 2 इज 4/5, तो मतलब 7/5। तो ओके, और 7/5 कितना होता है, 1.4 मीटर फ्रॉम वन एंड। अब 1.4 मीटर फ्रॉम वन एंड, लेकिन किस एंड से आएगा, इस एंड से आएगा जिस एंड से हमने कैलकुलेशन लिया है। क्यों आएगा, बिकॉज इससे हमने कैलकुलेशन लिया हुआ है, राइट। तो 1.4 मतलब 1 यहाँ तक है, 4 यहाँ पर करीब आएगा। तो अब इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनेगा वो ये वाला पार्ट बन जाएगा। ओके, बिकॉज इस साइड आप देखो 2 वेट है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमको लगाना पड़ेगा। सो दिस इज 1.4 मीटर, ठीक है, 1.4 मीटर कितना है, इतना है समझो, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एंड। और 1.4 मीटर कैसे पता चला, बिकॉज हाफ से अदर साइड ही रहेगा, बिकॉज उस साइड वेट हमारा ज़्यादा है। ओके, तो आई होप ये प्रॉब्लम सभी को क्लियर है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का प्रॉब्लम कैसे आपको लेना है, कैसे सॉल्व करना है, फॉर्मूला यहाँ पर है आप सभी का, एंड यू कैन इजिली सॉल्व इट। ओके, तो आई होप ये चीज़ें सब, मिड पॉइंट फार्मूला आप देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, मिड पॉइंट फार्मूला डिराइव होता है फ्रॉम द सेक्शन फार्मूला, तो वही छोटा मोटा चीज़ें यहाँ पर उसका एप्लीकेशन आप समझ सकते हो। ओके, तो आई होप ये प्रॉब्लम ही सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट्स नहीं है। लेट अस प्रोसीड नाउ। नेक्स्ट अब हमारे पास आ गया है वर्क एनर्जी एंड पावर एवरी डे। हाउ डू वी यूज वर्क एनर्जी एंड पावर, FWP। तो अब हमारा फोर्स हो गया है खत्म, अब हमारे पास आ गया है वर्क एनर्जी एंड पावर। जैसे कि मैंने बोला जो फर्स्ट यूनिट है FWP कंप्लीट 1 गो में खत्म करेंगे, बस एक वीडियो देखो पूरा चैप्टर फिनिश। तो अब देखो, फ्रॉम पावरिंग योर लाइट्स टू रनिंग अप अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, ओके, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, या फिर वर्क एनर्जी एंड पावर आर कॉन्स्टेंटली एट अ प्ले। लेट्स एक्सप्लोर द फिजिक्स बिहाइंड दिस पर्टिकुलर एक्शंस। तो ये कैसे यूज में होते हैं, कैसे इनके एप्लीकेशंस होता है, वो अब हम आसानी से यहाँ पर समझेंगे। ओके, तो आई होप आप सब रेडी हो। तो सबसे पहले आप देखो, वर्क एनर्जी एंड पावर इन डेली लाइफ इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन नाउ आवर नेक्स्ट टाइम। ओके, तो चलो सबसे पहले इसका लेसन ओवरव्यू हम देख लेते हैं, क्या क्या हम कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहले वर्क एंड इट्स फॉर्मूला, उसके बाद एनर्जी एंड टाइप्स ऑफ एनर्जी, देन वी विल सी वर्क एनर्जी थ्योरम, पावर एंड इट्स फॉर्मूला, यूनिट ऑफ वर्क एनर्जी एंड पावर, फिर हम देखेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन वर्क एनर्जी एंड पावर, एंड ऑब्जेक्टिव इज टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क, फिर एनर्जी, फिर पावर, एंड सॉल्व सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है एंड इट इज ऑल्सो गिवन इन योर सिलेबस एवरीवन। ओके, तो आई होप आप सब अभी तक बने हुए हो। लेट अस प्रोसीड नाउ, वी विल बी कवरिंग नाउ दीज ऑल टॉपिक्स। तो सबसे पहले आपका वर्क क्या होता है वो हम समझते हैं। वर्क मतलब कोई काम करना, आप सिंपल भाषा में समझ सकते हो, राइट, काम करना, लेकिन साइंटिफिक टर्म्स में काम करना इज अ डिफरेंट थिंग। वो क्या है, आप देखो, वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स कॉजेज डिस्प्लेसमेंट।
अगर कोई फोर्स, जैसे कि अगर मैं इस दीवार को, इस टीवी को ऐसे मारूं धक्का, तो क्या वो फोर्स कहलाएगा? वो नहीं कहलाएगा, बिकॉज वो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। ओके, तो व्हेन अ फोर्स कॉजेस डिस्प्लेसमेंट, व्हेन अ फोर्स, कोई भी फोर्स हम अप्लाई करें, अगर वो डिस्प्लेसमेंट कॉज कर रहे हैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होना चाहिए, तो उसी डायरेक्शन फोर्स में तब आप बोलोगे वर्क हो रहा है। तो ये क्या आ गया? F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, ये इसका फॉर्मूला है। तो हम इसको और अच्छे से, जैसे मेरे को बहुत अच्छे से याद है एफ डी कॉस थीटा से, तो मैं एफ डी कॉस थीटा लिख देता हूँ, राइट। तो अब देखो यहाँ पर F क्या है? F इज द फोर्स एक्टिंग। ओके, तो आप इन सब चीज़ों को लिख लोगे, F इज द फोर्स एक्टिंग, ठीक है, F इज द फोर्स एक्टिंग। D हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, वो यहाँ पर मेंशन्ड है क्या? ठीक है, D हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास थीटा, क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब इस एंगल पर भी डिपेंड करेगा, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये आ गया, ठीक है, एफ डी कॉस थीटा। तो अब अगर देखो हमारे पास क्या क्या होता है, दो स्पेशल केसेस हम देख लेते हैं। हालांकि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के एंगल पर डिपेंड करता है। ओके, तो व्हेन थीटा इज जीरो, थीटा इज जीरो मतलब क्या हुआ? थीटा इज जीरो मतलब आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, आपके पास एक बॉडी है, सपोज ये आपका बॉडी है, आप इस पर अप्लाई कर रहे हो फोर्स, ठीक है, अब इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो और ये इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, तो सेम डायरेक्शन हुआ। सेम डायरेक्शन मतलब थीटा कितना हो गया? जीरो हो गया, ठीक है, सेम डायरेक्शन हुआ, थीटा जीरो हो गया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? आप देखो, जब थीटा जीरो होगा कॉस थीटा कितना होता है? अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है तो कॉस थीटा इज 1। तो थीटा अगर जीरो हुआ, कॉस थीटा 1 हो गया, मतलब हमको मिलेगा वर्क डन एज एफ इंटू डी या एफ इंटू एस आप लिख सकते हो। मतलब क्या हुआ? वर्क हमें मैक्सिमम मिलेगा। तो अगर ये पर्टिकुलर केस है तो वे गेट द मैक्सिमम वर्क, तो मैक्सिमम वर्क मिलेगा। और नेक्स्ट केस आप देखो, थीटा अगर 90 डिग्री है, तो थीटा अगर 90 डिग्री कैसे हो जाएगा एवरीवन? आप देखो, आप जब भी आप, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आप सभी को बताता हूँ। सपोज आप एक ट्रॉली उठा के जा रहे हो, ऐसे ऐसे ट्रॉली उठा के जाते हैं हम, राइट। यहाँ पर हुक है, यहाँ से आप इसको पकड़े हुए हो, ठीक है। तो फोर्स कहाँ पर आ रहा है? नीचे की तरफ, फोर्स आपका नीचे की तरफ है, लेकिन आप उसको लेके चल कहाँ रहे हो? आगे चल रहे हो। डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ। तो अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा इज 90, ठीक है। अब थीटा अगर 90 है, थीटा अगर 90 है तो क्या हो गया? थीटा 90 है तो कॉस थीटा कितना होता है? 0। तो पूरा वर्क 0 हो जाएगा, मतलब कोई काम नहीं आप कर रहे हो। जबकि आप अगर बोलोगे किसी को भी कि हम यहाँ पर ऐसे अटैची या फिर कुछ भी वेट उठा के जा रहे हैं, ऐसे सीधा सीधा जा रहे हैं, तो हम बहुत काम कर रहे हैं, बट यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क, आप कोई काम नहीं कर रहे हो। इंस्टेड आप उसको ऐसे धक्का दे के ले जाओगे तब आप उस पर काम कर रहे हो, आप उठा के ले जा रहे हो तो कोई काम नहीं कर रहे हो। देखो आयरनी साइंस का, साइंस ऐसे ही मानता है इस चीज़ को, राइट। तो आपका एफर्ट उस समय लग रहा है, एफर्ट जा रहा है उसमें, आपका एनर्जी उसमें जा रहा है, बट फोर्स उसमें नहीं, सॉरी वर्क उसका कहाँ, वर्क उसमें नहीं हो रहा, कोई वर्क उसमें नहीं हो रहा। ओके, तो एग्जांपल आप देखो, पॉजिटिव वर्क क्या होता है? पुशिंग अ बॉक्स इन द डायरेक्शन। तो ये जो आगे जा रहा है ये आपका पॉजिटिव वर्क है, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ओनली। जीरो वर्क क्या आएगा? कैरिंग अ सूट केस हॉरिजॉन्टली, सूट केस ऐसे आप ले जाओ, इट इज नॉट डूइंग एनी ऑफ द वर्क। ओके, तो आई होप आप सभी को ये क्लियर है। ओके, हॉरिजॉन्टली आप ले जा रहे हो सूट केस को उठा के, so आप कोई काम नहीं कर रहे हो। कितने बड़े आयरनी की बात है, राइट। तो चलो आप इस चीज़ को जल्दी से नोट कर लो, व्हाट इज वर्क, देन वी विल प्रोसीड। ओके, तो ये चीज़ आई होप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या आ जाएगा एवरीवन? सो वर्क डन यहाँ पर बात हो रहा है। ओके, वर्क डन यहाँ पर बात हो रहा है। तो आप देखो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू डी, ठीक है, फोर्स इंटू डी है, F इंटू डी। तो F यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो आप देखो, अगर हम कोई भी बॉडी वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी है तो उस ग्रेविटी का उसका कुछ पर्टिकुलर वेट होगा विच इज़, जिस पर वो ग्रेविटी काम कर रहा होगा। तो फोर्स हमारा क्या होता है? F इंटू एम इंटू ए होता है मल्टीप्लाइड विद डी। बट अब यहाँ पर जो काम कर रहा है दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम कर रहा है, ए के जगह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? एम इंटू जी,
ठीक है, m इंटू जी आ जाएगा। अब वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है, मतलब नीचे से कोई बॉडी आप ऐसे उठा के ले जा रहे हो तो वो अगेंस्ट ग्रेविटी है, राइट। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो एक हाइट डेवलप करेगा, तो mgh हमारा आ जाएगा। अब आप सब बोलोगे ये पोटेंशियल एनर्जी है, वी विल सी दैट सून, ओके। तो ये आपका mgh आ गया। तो m हमारा क्या है, mgh है, mdh नहीं है, mdh मसाले नहीं है, ओके। तो m हमारा मास है, g हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसका वैल्यू हम लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड h इज द हाइट वेयर इट इज टेकन। तो अब देखो, जब भी आप लिफ्ट करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली, इफ यू आर लिफ्टिंग एनी ऑब्जेक्ट वर्टिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को आप लिफ्ट करते हो, द वर्क डन इज व्हाट, द वर्क डन इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन। तो अब बराबर हो गया, कोई डिफरेंस है, जैसे कि मैंने बोला कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर आ गया वर्क डन इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ओके। तो अब हम एक एग्जांपल के तौर पर भी समझ लेते हैं, लिफ्टिंग अ 5 kg ऑब्जेक्ट टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, mgh, ठीक है, mgh है, ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी डिराइव होता है। तो m हमारा kg में है 5, ऐसा यूनिट आप देख सकते हो। g हमको ये लेना है, ये वैल्यू हमेशा याद रखना। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है 10 लेना है, देन आप 10 लोगे, नहीं गिवन है तो आपको 9.8 ही लेना है, ओके। तो 5 इंटू 9.8 मल्टीप्लाइड विथ h आपका कितना है 2, और सभी का ऐसा यूनिट है। तो अभी देखो इसका यूनिट डिराइव होगा, वो हम यूनिट लिखेंगे, ओके। तो सबसे पहले कितना आ जाएगा, आप देखो 5 इंटू 2 कितना होता है 10, 10 इंटू 9.8 कितना आ जाएगा 98। अब हम इसका यूनिट देखते हैं। तो 5 हमारा क्या था एवरीवन, kg था, तो kg आप लिखोगे। फिर यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, ये पूरा यूनिट है उसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 2 हमारा क्या है, मीटर। तो अब आप इसको फ्रेम करके ऐसे लिख सकते हो, आप देखो यहाँ पर आप सबसे पहले इसको लिख सकते हो kg, ठीक है, kg, एक सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो आपका है वो क्या होता है, इट इज़ योर न्यूटन ओनली, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट आपका न्यूटन कहलाता है। आई होप आप सभी को क्लियर है। ये जो पूरा पार्ट है ये आपका कहलाएगा न्यूटन। उसके बाद बचा क्या, मीटर, तो न्यूटन मीटर इसका हो जाएगा यूनिट। तो 98 न्यूटन मीटर आपका आएगा क्या यहाँ पर, वर्क रिक्वायर्ड, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, 98 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर का एक और यूनिट है, वो आई होप हम आगे देखते हैं। न्यूटन मीटर को हम एक सिंगल यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी हम जल्दी देखेंगे। तो आई होप वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है, ओके। लेट अस प्रोसीड नाउ। नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्हाट इज एनर्जी, ऊर्जा बोल सकते हो आप। चलो, एनर्जी इज व्हाट, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। सिंपल सा डेफिनेशन है, अगर आप में कैपेसिटी है किसी पर्टिकुलर काम करने का तो वो हमारा एनर्जी कहलाता है। अगर आपका कैपेसिटी है कि आप एग्जाम 90% ला सकते हो, दैट इज द वर्क एंड दैट इज व्हाट एनर्जी यू आर हैविंग। 95% लाना वर्क है, बट यू हैव द कैपेसिटी टू ब्रिंग 95%, वो आपका एनर्जी है, ऐसे आप समझ सकते हो, ओके। सो व्हेन वर्क इज डन ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई वर्क हो रहा है, देन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू इट इन दैट पर्टिकुलर केस, ओके। तो ये हो गया एनर्जी। अब टाइप्स ऑफ एनर्जी पर हम आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या क्या है। सो काइनेटिक एनर्जी, हमारा काइनेटिक आपको याद होगा, मतलब पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं, कुछ मेरे को भी, मैं भूल रहा हूँ, कुछ काइनेटिक करके कुछ एक मोटरसाइकिल आता था, राइट। तो इट इज़ मोस्टली रिलेटेड टू मूवमेंट, मोटरसाइकिल मतलब मूवमेंट। सो एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मतलब ही हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो जो एनर्जी प्रोसेस कर रहा है, दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट में पी लिखते हैं, इट इज स्टोर्ड इन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज kept on a certain position, so it is based on the position of the object। जनरली ग्राउंड से किसी भी लेवल पर वो स्टोर हो सकता है। जैसे कि ये बोर्ड है हमारा, ये बोर्ड एक पर्टिकुलर हाइट पर सिचुएटेड है फ्रॉम द ग्राउंड, राइट। तो इसका एक पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी होगा विच इज कंटिन्यूसली एक्टिंग डाउनवर्ड, ठीक है। और अगर मैं ऐसे ऐसे मूव करूं तो हम मेरे में एक काइनेटिक एनर्जी होगा बिकॉज ऑफ द मूवमेंट, राइट। बिकॉज ऑफ द मूवमेंट मेरे में एक काइनेटिक एनर्जी होगा। तो अब एग्जांपल देख लो काइनेटिक एनर्जी का। मूविंग कार, तो जैसे कि मैंने बोला, मैंने काइनेटिक का एक कोई एग्जांपल दिया, बाइक वाला, पुराना था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो एक मूविंग कार है, उसमें काइनेटिक एनर्जी है। और ये पोटेंशियल एनर्जी का क्या है, अ बुक ऑन द शेल्फ। तो किसी पर्टिकुलर शेल्फ आपका दीवार पर होता है, दीवार में आपका वो शेल्फ में भी
स्टोर्ड है वो, राइट। अगर वो शेल्फ नीचे नहीं रखा हुआ है तो शेल्फ में भी स्टोर्ड है, अगर वो सिर्फ टंगा हुआ है तो। लेकिन उस पर जो बुक रखा है उस पर भी पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, सो आई होप ये एनर्जी से चीज़ें रिलेटेड और टाइप्स ऑफ एनर्जी से चीज़ें रिलेटेड आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है। सो आप सब जल्दी से यहाँ पर नोट कर लो, देन वी विल प्रोसीड एवरीवन। ओके, ऑल राइट। सो व्हाट इज एनर्जी हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं एवरीवन द वर्क एनर्जी थ्योरम। अब आगे आपका वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, वर्क एंड एनर्जी थ्योरम। तो ये क्या बोलता है, इट इज अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑफ अ इक्वेशन ओनली, जो आपको मिलेगा एक फॉर्मूला मिलेगा, वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अगर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दिख रहा है देन इट इज इक्वल टू द वर्क डन। तो यहाँ पर आप देखो W मीन्स वर्क डन, ये जो साइन है आपका ट्राइंगल शेप का, इसको हम डेल्टा बोलते हैं। ओके, सो दिस पर्टिकुलर साइन इज नोन एज डेल्टा, ये डेल्टा का साइन है। तो डेल्टा आपका क्या हो गया, डेल्टा के का मतलब क्या हो गया, देयर इज अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा का मतलब ही होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, डेल्टा मीन्स चेंज, और उसके बाद के ई लिखा है मतलब चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। अब वो किसके बराबर है, वो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो एम तो आपका सेम है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी आपका चेंज कब होगा, वी सम फाइनल वेलोसिटी आप बोल सकते हो, फाइनल वेलोसिटी आप बोल सकते हो, और यू आप आपका इनिशियल वेलोसिटी बोल सकते हो, राइट। यू आपका इनिशियल वेलोसिटी। तो अब देखो अगर कोई बॉडी स्टार्ट हो रहा है जस्ट, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगा, राइट। तो उसमें वर्क डन कितना आ जाएगा, सिर्फ हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। लेकिन अगर आप दो चीज़ पर फोकस करो, सपोज एक बॉडी 2 मीटर पर सेकेंड सर है और वो चेंज कर रहा है अपना स्पीड टू 4 मीटर पर सेकेंड, तो अब उसमें क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों आ जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस आप लोगे तो आपको वर्क डन मिलेगा। तो वो यहाँ पर भी मेंशन है, वी इज फाइनल वेलोसिटी, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी। ओके, अब आप देखो, इफ वर्क इज डन ऑन एन ऑब्जेक्ट, इट्स वेलोसिटी एंड thus its kinetic energy changes। ठीक है, इफ वर्क इज डन ऑन एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई वर्क डन हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर, इट्स वेलोसिटी एंड thus its काइनेटिक एनर्जी चेंजेस। तो उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसीलिए उसका काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, हाफ एम वी स्क्वायर हमारा फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। तो अगर आप देखो यहाँ पर m तो मास तो हमारा कांस्टेंट ही रहने वाला है, राइट, बट v इज व्हाट, v इज द वेलोसिटी, इट कैन चेंज। ओके, तो इसीलिए वो एक चेंजिंग पैरामीटर है। ऑल राइट, तो आई होप सभी को क्लियर है। फिर आप देखो एग्जांपल, आप देखो, अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द वर्क डन ऑन द कार इफ इट्स मास इज 1000 kg। तो फ्रॉम रेस्ट है, अब आप देखो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला तो वही अप्लाई होगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, लेकिन इनिशियल से कहाँ लिखा है, एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पर पहला कंडीशन आपको मिल गया दैट u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0, और v किसके इक्वल है, v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो हाफ ठीक है, फिर आ जाएगा 1000, फिर आ जाएगा v स्क्वायर मतलब 400, 20 का स्क्वायर मतलब 400। ओके, तो ये 2 टाइम है, ये 200 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगेन ये क्या है, एनर्जी है, तो एनर्जी का यूनिट भी आपको सेम मिलेगा, आप देख सकते हो वर्क से सेम मिलेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर 5 आ जाएगा। ओके, 2 इंटू 10 की पावर 5। अब आप देखो क्या था यहाँ पर, वी स्क्वायर था, आप याद रखना वी स्क्वायर था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, के जी, वी स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब ये किसके बराबर हो जाएगा, आप देखो इसमें से आप क्या अलग कर सकते हो, केजी मीटर पर सेकेंड अलग, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलग लिख सकते हो, तो न्यूटन आ जाएगा और एक मीटर आएगा। ओके, तो न्यूटन मीटर यहाँ पर भी है सेम, एक मीटर बच जाएगा तो वो इसके साथ ऐड हो जाएगा, न्यूटन मीटर। ओके, सो आई होप इट इज डन फॉर यू एवरीवन, किसी को कोई डाउट नहीं है। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस वर्क एनर्जी थ्योरम आप मुझे बता सकते हो, अदरवाइज ये थ्योरम था आपका, इससे रिलेटेड फॉर्मूला है, यही आपको आना है। ओके, तो आई होप इट इज क्लियर, लेट अस प्रोसीड नाउ। नेक्स्ट अब हम देखते हैं व्हाट इज पावर एवरीवन। अब पावर हमारा क्या होता है, तो पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। तो रेट एट विच द वर्क इज डन, रेट ऑफ वर्क, या फिर आप वर्क के नीचे सीधा टाइम लगा दो, ये आपका पावर हो जाता है। ओके, तो सबसे पहले आप देखो न्यूटन मीटर जो होता है इसको हम जूल भी लिखते हैं। ओके, न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जे, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जूल। ठीक है, तो वर्क हमारा जूल में आ गया, ठीक है,
और वर्क हमारा जूल में, टाइम हमारा सेकंड में। तो जूल पर सेकंड क्या होता है, जूल पर सेकंड इज वॉट। तो सबसे पहले आप देखो P इज आवर पावर ईयर, ओके, W इज द वर्क डन, जो भी वर्क डन आपका हो रहा है, एंड T इज द टाइम टेकन। तो ऐसा यूनिट के तौर पर यहाँ पर क्या लिखेंगे, वॉट आप बोलते हो, प्रोनाउंस आप करते हो वॉट, राइट एन एज W। 1 W इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। जूल क्या होता है, जूल इज न्यूटन मीटर ओनली। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो न्यूटन मीटर इज जूल ओनली, ओके। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। आई होप फॉर्मूला कन्वर्जन आप सभी को क्लियर है, सिंपल सा कन्वर्जन है। एक बार आप देखोगे, एक बार आप सुन लोगे और तो आपको क्लियर हो जाएगा, ओके। तो आप देखो, मोटर डज 3000 जूल ऑफ वर्क इन 5 सेकेंड्स, फाइंड द पावर। तो वर्क हमको गिवन है 3000, साइड में आप यूनिट भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद 5 सेकेंड भी गिवन है, तो जूल पर सेकंड आपको पता है वॉट होता है, राइट। सो 3000 बाय 5 कितना हो जाएगा, इट इज 600, राइट। तो 600 जूल पर सेकंड आप क्या लिखोगे, वॉट लिखोगे। आपका बल्ब का रेटिंग, आपका आयरन का रेटिंग, आयरन जनरली 1000 वॉट का आता है, तो उसका मतलब यही है कि वो इतना काम कर रहा है। हालांकि वहाँ पर टाइप ऑफ एनर्जी शायद चेंज हो जाता है, ओके, वो हम देखेंगे। तो 3000 जूल अपॉन 5 सेकेंड, जूल पर सेकेंड इज वॉट, 3000 बाय 5 इज 600 वॉट। तो 600 वॉट आपका आंसर है इस पर्टिकुलर केस में, कि कितना पावर है इस पर्टिकुलर केस पर, मतलब मोटर कितना पावर जनरेट कर पा रहा है, ओके। तो आई होप अगेन ये सब चीज़ें आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। लेट अस प्रोसीड नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हॉर्स पावर एंड पावर कन्वर्जन्स। तो सबसे पहले अगर आप देखो, हॉर्स पावर हम HP में लिखते हैं, तो स्मॉल HP आप लिखोगे। हॉर्स पावर इट इज रिलेटेड टू हॉर्स ओनली, कि हॉर्स कितना जनरेट कर पाता है, ओके। सो इज अ यूनिट ऑफ, मतलब जनरेट कर पाता है, यानी नाम वहाँ से मिला हुआ है। क्योंकि हम अगर देखते हैं, हम बहुत पहले टाइम से जब भी कार्ड्स चलते थे, तो उस पर आपको पता है रथ में हम घोड़ों को अपॉइंट करते थे, तो घोड़े उतना काम करते थे, इसीलिए वहीं से वो नोशन निकला है कि पावर का एक यूनिट होना चाहिए हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर जो होता है यूनिट, इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन इंजन्स। तो जो भी इंजन्स हमारा होता है उस पर ये यूज़ किया जाता है। और आपको अगर क्वेश्चन में मेंशन रहेगा तो आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए, मेन चीज़ यही है, कन्वर्जन है। 1 HP मतलब 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट, 746 वॉट के बराबर होता है, ओके। अदर यूनिट्स क्या होता है, किलो वाट आवर, स्मॉल के कैपिटल W स्मॉल h। किलो वाट आवर आप बोलते हैं, किलो वाट आवर किसके बराबर है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। जूल आपने पढ़ा हुआ है, जूल क्या होता है, जूल इज न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर मतलब वर्क। तो ये उस चीज़ के बराबर है, आपको ये पता होना चाहिए। फिर मेगावाट आप देखो, मेगावाट इज MW, तो इट इज़ 10⁶ वॉट। उसके बाद गीगावाट आप देखो, GW, इट इज़ 10⁹ वॉट। तो ये कुछ कन्वर्जन है और हॉर्स पावर है, और इंटर पावर कन्वर्जन भी आपको गिवन है। आई होप आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है। हॉर्स पावर एंड पावर कन्वर्जन हो चुके हैं, आप यहाँ पर इसको नोट कर लो। नाउ वी विल प्रोसीड, ओके। नेक्स्ट अब आप देखो यूनिट्स ऑफ वर्क एंड एनर्जी। तो सबसे पहले हमारे पास वर्क का ऐसा यूनिट क्या आता है, जूल, विच इज रिप्रेजेंटेड एज J। और एक और अगर CGS यूनिट आप देखो, छोटा यूनिट क्या है, अर्ग। तो ERG अर्ग, 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल होता है, ओके, 10⁻⁻7 जूल होता है। फिर एक कैलोरी आता है जिसको हम CAL कैल से बोलते हैं, कैलोरी इज कैल। तो 1 कैलोरी में कितना होता है, 4.18 जूल का वर्क होता है, ओके। फिर हमारे पास किलो वाट आवर आया, वो हमने देख लिया, KWH इट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये सब कन्वर्जन्स आपको बस पता होने चाहिए, और बहुत ही ईजी कन्वर्जन्स है। फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके एक यूनिट होता है जिसको हम EV बोलते हैं, तो 1 EV इज 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। इफ इट इज गिवन इन योर प्रॉब्लम, तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, बस इसका मोटो यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसका मोटो, ओके। तो आई होप अगेन ये चीज़ें आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है, ओके। तो इसको आप अगेन नोट कर लो। लेट अस प्रोसीड नाउ। नेक्स्ट अब आप देखो, सैम्पल प्रॉब्लम ऑन वर्क आ चुका है, ठीक है। सैम्पल प्रॉब्लम ऑन वर्क अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, इट इज़ गिवन टू यू, अ पर्सन पुशेज अ बॉक्स। तो यहाँ पर फोर्स आपको गिवन है 50 न्यूटन, ठीक है। पुशेज अ बॉक्स 50 न्यूटन अक्रॉस अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर्स। अब एंगल भी गिवन है, तो F गिवन है, D गिवन है 3 मीटर्स एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डायरेक्शन आपको गिवन है 30 डिग्री, ओके। 30 थीटा इज द 30 डिग्री। तो ये चीज़ आपको गिवन है, और कुछ आपको नहीं गिवन है, राइट। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है, वर्क ही निकालना है। सो वर्क का फॉर्मूला आप यहाँ पर लिख लोगे, FD cos थीटा, ओके। तो F हमारा कितना है 50, D हमारा है 3,
और कॉस कितना आ जाएगा, cos 30। cos 30 का वैल्यू क्या होता है एवरीवन, विच इज इक्वल टू sin 60। sin 60 मतलब √3/2। तो यहाँ पर आ जाएगा 50 × 3 × √3/2 और ये आएगा जूल में। ठीक है, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 25 × 3 इज 75। तो 75 √3 जूल आपका आंसर आ गया इस पर्टिकुलर केस पर। तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम बनता है फॉर वर्क के केस में। तो आप इसको यहाँ पर नोट कर सकते हो, 75 √3 जूल आपका आंसर आ रहा है। ओके, इट इज़ अ सैम्पल प्रॉब्लम ऑन द वर्क। तो आई होप अगेन ये क्लियर है, सिंपल आपको चीज़ें लिख लेने हैं, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का भी ज्ञान होना चाहिए, बस ये हो गया सॉल्व। ओके, तो आई होप ये क्लियर है सभी को। नेक्स्ट हम देखते हैं सैम्पल प्रॉब्लम ऑन पावर। अब देखो पंप कोई काम कर रहा है, यहाँ पर पंप क्या कर रहा है, रेजेस 1000 kg ऑफ वाटर टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर इन 5 सेकेंड। तो पावर क्या आ जाएगा, तो पावर का बेसिक सा डेफिनेशन क्या था एवरीवन, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, अब वर्क हमारा यहाँ पर कौन सा लग रहा है, आप देखो यहाँ पर वाटर को क्या किया जा रहा है, एक हाइट पर छोड़ा जा रहा है और सेकेंड भी गिवन है। तो सबसे पहले आप देखो एम हमारा क्या गिवन है, 1000 kg। ठीक है, तो गिवन चीज़ें आप लिख लो, एम इज 1000 kg, एच आपको गिवन है 10 मीटर। ठीक है, और टी आपको गिवन है 5 सेकेंड। तो अब अगर इसको ऊपर छोड़ा जा रहा है एवरीवन, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी काम कर रहा है, या फिर वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी नहीं आप बोलोगे तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है। अगेंस्ट द ग्रेविटी आप वाटर को ऊपर कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ पंप। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्क जो होगा इट इज़ mgh और नीचे तो टी एज इट इज़ रहेगा। अब मैंने एक बात बोला था, आई होप आप सभी को याद है कि अनलेस एंड अनटिल जी का वैल्यू आपको गिवन ना हो, आपको 9.8 ही लेना है। अगर गिवन है तो वो वैल्यू आप लोगे, नहीं गिवन है तो आप 9.8 लोगे। तो मैं मास आ जाएगा 1000, जी आप 9.8 लोगे, एच आपका 10 गिवन है एंड टी आपका 5 गिवन है। ठीक है, टी आपका 5 गिवन है। तो अब देखो 5 वन टाइम आ जाएगा, 5 2 टाइम्स आ जाएगा, सॉरी तो अब आप देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2000 × 9.8। इसका मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, 200 × 98। तो 98 × 2 कितना होता है, 196 और 2 0 आप और लगा दो, इट इज़ गिवन इन जूल पर सेकेंड। ठीक है, जूल पर सेकेंड तो वाट में आ जाएगा, मतलब 19,600 वाट का एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है आपका पंप इन ऑर्डर टू लिफ्ट द रेज द 1000 kg of water to a height of 10 meter in 5 seconds। 19,600 वाट आपका आंसर आ गया। ओके, सो आई होप ये चीज़ें सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। इफ यू हैव एनी डाउट यू आर फ्री टू लेट मी नो। ये सिंपल सा सैम्पल प्रॉब्लम था आपका पावर का, विच इज रिलेटेड टू योर सिलेबस एवरीवन। ओके, तो यहाँ पर आप नोट कर लो अगेन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट एवरीवन, नेक्स्ट अब आप देखो सैम्पल प्रॉब्लम ऑन एनर्जी है। ठीक है, तो एनर्जी पर सैम्पल प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर बोला गया है, क्या बोला गया है, यहाँ पर हमको काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला है एवरीवन, 12 mv²। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, हाफ मास आपको गिवन है 1500। तो बहुत ही आसान है, जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं। 20 का स्क्वायर मतलब 400, तो 2 1 टाइम 2 200 टाइम। तो यहाँ पर अगेन आपको वाट में एनर्जी है ना, हाँ तो वाट में ही मिलेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 × 2 इज़ 30। ठीक है, और 15 × 2 30 और 4 0 और है इंटू 10 की पावर 4 और ये आ जाएगा वाट। ठीक है, ये आ गया वाट। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी आ गया। 15 × 2 30 होता है, 2 0 और 2 0 और बच रहे हैं तो 4 0 हो जाएंगे इंटू 10 टू द पावर 4 वाट। ये आपका हो गया आंसर। आई होप ये सैम्पल प्रॉब्लम ऑन एनर्जी भी आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। सो लेट अस प्रोसीड नाउ एवरीवन। ओके, ओके एवरीवन, तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं हाउ एनर्जी पावर्स अवर वर्ल्ड एंड मशीन्स मल्टीप्लाई अवर एफर्ट्स। तो ये कैसे होता है, यू सी एनर्जी इज एवरीवेयर, ये आप सभी को पता है ऑलरेडी, राइट। एंड मशीन्स मेक अवर वर्क इजियर, जितने भी मशीन्स है हमारा वो हमारा काम आसान करते हैं। सो विल नाउ एक्सप्लोर हाउ दिस कंसेप्ट शेप आवर एवरीडे लाइफ, कि एवरीडे लाइफ में ये हमारे काम कैसे आते हैं वो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो आई होप आप सब बने हुए हो। जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट, एनर्जी एंड मशीन्स अराउंड अस। तो नेक्स्ट आप देखो विच इज लेसन ओवरव्यू में हम क्या क्या देखने वाले हैं। ये आपके टॉपिक्स है जो
लास्ट के 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं फर्स्ट आपके चैप्टर में, द टाइप्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद हमारे पास आएगा मैकेनिकल एनर्जी, जिसमें हमारे पास पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी है और उसका डेरिवेशंस भी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं व्हेन वी वर डूइंग वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, डूइंग वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। आई होप आप सभी को याद होगा, राइट? नहीं याद होगा तो हम फिर से कर लेंगे, नो नीड टू वरी अबाउट इट। एंड काइनेटिक एनर्जी का भी हम देखेंगे। फिर हम सिंपल मशीन्स देखेंगे जिसमें आता है लीवर्स, पुलीज एंड मोर। उसके बाद वी विल सी फाइनली द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और इससे रिलेटेड टॉपिक्स। तो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होने वाला है फॉर दिस पर्टिकुलर केस, वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जैसा कि यहां पर गिवन है, राइट? टाइप्स ऑफ एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, हाउ मशीन्स एक्ट्स एज फोर्स मल्टीप्लायर्स। फोर्स मल्टीप्लायर्स का मतलब क्या हुआ? आप कम लोड डालोगे, सॉरी, आप थोड़ा कम एफर्ट लगाओगे लेकिन आपको लोड आउटपुट ज्यादा मिलेगा, ये आपका मतलब हुआ कि फोर्स मल्टीप्लायर। एंड हाउ एनर्जी इज कंजर्व्ड इन फिजिकल सिस्टम्स, ये ऑब्जेक्टिव अब हमारा होने वाला है। ओके, तो आई होप लेसन ओवरव्यू में आप सभी को क्लियर है कि क्या हम कवर अप करने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एवरीवन टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले एनर्जी, यू नो एनर्जी होता क्या है? इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क। और उसके अंदर आ जाते हैं फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो टाइप्स ऑफ एनर्जी का जनरल ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। केमिकल एनर्जी एक होता है, तो केमिकल एनर्जी किसमें स्टोर्ड होता है? स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे कि एग्जांपल फूड में हो गया, बैटरीज में हो गया। ओके, तो फूड क्या होता है? जब आप चबाते हो, देयर इज सम डाइजेशन प्रोसेस, ब्रेक डाउन होते जाता है, देन इट इज अब्सॉर्ब्ड, एंड देन बैटरीज में भी वही सेम चीज होता है। ओके, देन वी हैव मैकेनिकल एनर्जी, तो सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, एग्जांपल मूविंग कार और लिफ्टेड ऑब्जेक्ट। तो ये आपको देता है मैकेनिकल एनर्जी, व्हिच इज द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद हमारे पास आता है हीट एनर्जी। एवरीवन, हीट मतलब गर्मी से, गर्म से कुछ रिलेटेड है। तो एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब गर्मी हमको या ठंडी हमको लगता क्यों है? इसका सिंपल सा चीज है, कहीं ना कहीं पर टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है। ओके, बाहर टेम्परेचर ज्यादा है हमारा, बाहर टेम्परेचर ज्यादा है और शरीर का टेम्परेचर कम है, तो हमको गर्मी लगेगा। लेकिन अगर हमारा टेम्परेचर ज्यादा है, बाहर का टेम्परेचर कम है हमारे टेम्परेचर से, तो हमको ठंडी लगेगा। और ये जनरल सा प्रिंसिपल है आपका किसी भी सीजन में, समर सीजन या विंटर सीजन में। ओके, तो ये आपका आ गया। तो देखो एग्जांपल क्या आ गया? बॉइलिंग वाटर। तो बॉइलिंग वाटर में कहां से हीट ट्रांसफर हो रहा है? अगर आप गैस पर गर्म कर रहे हो तो गैस से हीट ट्रांसफर हो रहा है तो द यूटेंसिल से फिर जा रहा है पानी में, पानी उसको एब्जॉर्ब कर रहा है इज द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट? देन वो बॉयल हो रहा है। ओके, उसके बाद आपके पास आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब ये क्या है? एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से जो एनर्जी होता है, दैट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एवरीवन, सो एग्जांपल क्या आ गया? इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग इन अ सर्किट, किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, दैट इज द एग्जांपल फॉर इट। फिर आप देखो न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या हो गया? स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम्स। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है? किसी एटम के न्यूक्लियस में स्टोर्ड होता है, जो आपने फिजन पर्टिकुलर अगर देखा भी होगा या देखोगे आगे चलकर, तो ये उसका एग्जांपल आप देखो, न्यूक्लियर पावर जिससे हम जनरेट करते हैं। ओके, और जिस वजह से आप मुझे सुन पा रहे हो, दैट इज रिलेटेड टू साउंड एनर्जी कैरिड बाय साउंड वेव्स। तो मैं जो बोल रहा हूं वो पहले माइक पर जा रहा है, माइक से स्टोर हो रहा है, स्टोर होने के बाद जब आप देखोगे तो आपके स्पीकर के थ्रू वो आपके पास मिलेगा। सो दैट इज द साउंड एनर्जी। और उसके बाद लाइट एनर्जी, जिस वजह से आप इधर देख पा रहे हो, इट इज द लाइट एनर्जी। सो एनर्जी कैरिड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एग्जांपल सनलाइट। तो सनलाइट का एक बेस्ट एग्जांपल है, जो आप देख रहे हो आपके स्क्रीन पर, वो भी एक लाइट का एग्जांपल है। ओके, तो आई होप आप सभी को क्लियर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, इसके ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए क्या क्या है और उसका एग्जांपल क्या है। जस्ट इतना ही आपको आना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आई होप ये चीज़ें सभी को क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट अब आप देखो पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी अगर हम देखें, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं? यू से, एंड ये इक्वल टू कितना होता है? mgh के। ओके, सो अब ये क्या हो गया? एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और हाइट। अगर मैं इस पेन को इतना ऊपर रखा हूं तो इसका टेंडेंसी क्या होगा? अगर मैं इसे छोड़ूंगा तो ये नीचे जाएगा, तो इस पर क्या होगा? नीचे चले जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी। बट अगेन मैं इसको पकड़ के रखा हूं, सो इट इज हैविंग सम पोटेंशियल। क्या पोटेंशियल? कि हम इसको इतना उठा के रखें, इसमें पोटेंशियल है, उस उतना पर्टिकुलर एनर्जी स्टोर्ड है इसमें। जब हम इसको रिलीज कर दूंगा तो वो एनर्जी भी रिलीज होगा और ये नीचे चला जाएगा। ओके, तो U इज इक्वल टू mgh। ये आता कैसे है? आई होप आप सभी को पता होगा। F इज इक्वल टू ma होता है, राइट? F इज इक्वल टू ma होता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर कौन सा काम कर रहा है? एक्सेलरेशन। व्हेन वी आर पिकिंग एनी ऑब्जेक्ट टू अ सर्टेन हाइट, इट इज वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी है, इसलिए यहाँ पर काम क्या कर रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से यहाँ पर क्या एक्ट होगा? mg। ठीक है, mg हो जाएगा फोर्स एक्ट यहाँ पर। अब आप देखो यहाँ पर हमको एनर्जी निकालना है, तो एनर्जी इज व्हाट?
वर्क ओनली, तो वर्क का हमारा क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो यहाँ पर क्या आ गया, mg इंटू डी। अब डी हमारे पास क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, लेकिन हम बेस से उठाकर यहाँ पर रख रहे हैं, तो ये हाइट हमारा h है, ठीक है। तो यहाँ पर h आ जाएगा, ये सिंपल सा डेरिवेशन है u का, u आप यहाँ पर लिखोगे mgh, ठीक है। अब आप देखो m क्या हो गया, मास, g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसको हम लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है तो आपको 9.8 ही लेना है, इफ इट इज गिवन तो वो वैल्यू लेना है। उसके बाद h क्या आ गया, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड या फिर बेस, ओके। उसके बाद आ गया वर्क डन टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट। तो वर्क डन टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट हम सभी को पता है F इंटू एस या F इंटू डी होता है। तो F इज इक्वल टू mg एंड, अच्छा यहाँ कुछ छुप गया है, नो नीड टू वरी अबाउट इट। तो वर्क डन अगेन, तो वर्क डन हमारा mgh के बराबर आ जाता है, यू ऑल ऑलरेडी नो, राइट। सो जस्ट फॉरगेट इट। फिर आप देखो एग्जांपल क्या आ गया, एग्जांपल में क्या आ जाएगा, सपोज वी आर लिफ्टिंग 5 kg ऑब्जेक्ट टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स। अगर 5 kg का ऑब्जेक्ट है और उसको हम 10 मीटर्स के हाइट तक कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ पर एनर्जी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, आप सभी को फॉर्मूला तो पता है, mgh होता है, राइट। तो m हमारा क्या गिवन है यहाँ पर, m इज द 5 kg, तो 5 यहाँ लिखोगे। कुछ वैल्यू नहीं गिवन है तो g का वैल्यू आपको हमेशा क्या लेना है, 9.8, तो यहाँ पर आप 9.8 लिखोगे, मल्टीप्लाइड विथ हाइट कितना है हमारा, हाइट इज अवर 10, तो यहाँ पर 10 लिखोगे, ठीक है। तो 98 इंटू 5, 98 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 98 इंटू 5 करने ज़्यादा सही रहेगा, 490 हो जाएगा, ओके 490, लेकिन ये किस में आएगा, वॉट में आएगा, जूल पर सेकेंड, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, वॉट तो पावर का एनर्जी है, यहाँ पर जूल ही आएगा, सॉरी जूल पर सेकंड में बोल रहा था, इट इज ओनली जूल, बिकॉज न्यूटन और मीटर है, तो ऐसे आपको हमेशा ध्यान में रखना है, न्यूटन और मीटर है, न्यूटन मीटर मीन्स जूल, तो 490 जूल यहाँ पर आएगा पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज द एनर्जी, इट इज स्टोर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट 5 kg, जिसको हम बेस से उठाकर 10 मीटर की हाइट पर रख रहे हैं, तो इतना पर्टिकुलर एनर्जी उसमें स्टोर्ड है, एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इट इज हैविंग सम पोटेंशियल, राइट, बिकॉज हमने उसको नीचे से उठाया हुआ है, ओके। तो आई होप ये चीज सभी को क्लियर है, ये छोटा सा न्यूमेरिकल भी सभी को क्लियर है, सिंपल न्यूमेरिकल आपके केस में है, डेरिवेशन कैसे ही आई होप आप सभी को पता है, F इज इक्वल टू ma, यू नो इट इज कम्स फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ओके। तो चलो ये हो गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी विच इज k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब ये क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या था, जब हमने नीचे से उठा के ऊपर रख लिया तो इस पर कुछ एनर्जी स्टोर्ड है, लेकिन अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, इट इज पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। किसी में भी अगर कुछ मोशन हो रहा है उसमें काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व होगा, ओके। तो अब आप देखो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, m इज द मास, v इज द वेलोसिटी। ये आता कैसे है, तो आपको यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है, इससे आता है। अब ये आएगा कैसे, अब आप देखो अगेन हमको न्यूटन के सेकंड लॉ में जाना है, हमको पता है F इज इक्वल टू ma होता है, राइट, F इज इक्वल टू ma होता है। तो यहाँ से अब हमको क्या मिल जाएगा, तो सबसे पहले F इज इक्वल टू ma है, तो अगर आपने ये इक्वेशन देखा हुआ है, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो इसमें अब आप देखो व्हाट विल हैपन, अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये पर्टिकुलर वैल्यू हो जाएगा 0, राइट, u इज इक्वल टू 0, तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as मिलेगा, राइट। अब हम इसको एक्सेलरेशन के टर्म्स में लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका डेरिवेशन है एवरीवन, तो ध्यान दीजिएगा, a बराबर क्या आ जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2s, ठीक है, a बराबर क्या आ गया, v स्क्वायर अपॉन 2s। अब इस a को हम यहाँ पर फिट कर देते हैं, ओके। तो अब देखो यहाँ पर m था, फिर v स्क्वायर आया अपॉन 2s आया, ठीक है। अब ये तो आपका f है, लेकिन हमको क्या निकालना है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, इट इज द फॉर्म ऑफ वर्क ओनली, वर्क डन ही हो रहा है यहाँ पर, और वर्क से हमने क्या पढ़ा हुआ था, F इंटू डी होता है वर्क, राइट। तो F इंटू डी आप लिखोगे यहाँ पर, F इंटू डी, तो d जो यहाँ पर है वो क्या काम कर रहा है, d s हमारा क्या है, डिस्टेंस ही है, d भी यहाँ पर s डिस्टेंस ही है, तो f इंटू एस भी आप लिख सकते हो, राइट। अब f हमारा कितना वैल्यू है, mv स्क्वायर बाई 2s, ठीक है, और s मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो s और s हमारे कैंसिल हो गए, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बचा है एवरीवन, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। ये सिंपल सा चीज, सिंपल सा डेरिवेशन है, इतना बस आपको पता होना है इसमें, और कुछ नहीं। फिर आप देखो वर्क डन टू एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट टू वेलोसिटी v, ठीक है, और फिर हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे वेयर u इज इक्वल टू 0, वो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उसको देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या गिवन है, आप देखो, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ कार। एक कार है जिसका मास 1000 kg है, इसका मास अब अच्छा है, ओके, हाफ mv स्क्वायर हम लगाएंगे यहाँ पर, तो हाफ आ जाएगा। कार का जो
मास है दैट इज 1000, वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी आपको यहाँ पर गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, तो यह आ जाएगा 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा 500 है, 1000 बाई 2 500 हो गया, मल्टीप्लाइड भी 20 का स्क्वायर हो गया 400, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 4 20 और 10 की पावर 4। अब ये किस में आएगा, ये अगेन जूल में आएगा, ओके, क्योंकि ये न्यूटन मीटर ही है, ठीक है, न्यूटन मीटर ही है, सेम यूनिट जो यहाँ पर लगा है यही यूनिट यहाँ पर लगेगा, इसके बराबर है एफ इंटू डी एफ इंटू एस, ऐसे करके निकलेगा। तो यहाँ पर आप काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन यहाँ पर लिख सकते हो, वर्क डन टू एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट टू वेलोसिटी वी, तो वही वर्क डन यहाँ पर आप लिख सकते हो, राइट, वही वर्क डन आप यहाँ पर भी लिख सकते हो। तो इट इज काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज डब्ल्यू। तो काइनेटिक एनर्जी होता क्या, इट इज वर्क डन टू एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट टू वेलोसिटी वी, ओके। और ये आई होप अगेन आप सभी को क्लियर है। तो यहाँ से हम निकाल लिए और हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 5 इंटू 4 इज 20 और 4 0 बचा तो इंटू 10 टू द पावर 4 जूल में आ गया, बिकॉज यूनिट वही है न्यूटन मीटर का, ओके। तो आई होप अगेन काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड भी चीजें आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है। लेट अस प्रोसीड नाउ, ओके। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो, यहाँ पर आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के भी फॉर्म्स हो सकते हैं बिकॉज बॉडी मूव कर रहा है। तो अब आप देखो टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सबसे पहला क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशनल एनर्जी, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे, मूवमेंट एक स्ट्रेट लाइन में पॉसिबल है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉसिबल है। सो ड्यू टू लीनियर मोशन की वजह से यहाँ पर ट्रांसलेशनल एनर्जी आता है। एग्जांपल क्या हो गया एवरीवन, कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एक कार एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद हमारे पास आएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इट इज ड्यू टू द रोटेशन अराउंड एन एक्सिस। तो किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड जो रोटेशन होगा किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, वो हमारा हो जाएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर एग्जांपल क्या है, इट इज अ स्पिनिंग व्हील। स्पिनिंग व्हील जो आप देखे हो जिसमें दिया वगैरह बनाते हैं, घड़ा बनाते हैं, अगर आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप जाके देख सकते हो, तो वहां पर हमारा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है। फिर एक आता है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ पर क्या है, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार। तो गिटार में आपको पता है स्ट्रिंग वाइब्रेट्स करते हैं, राइट, तो वहां पर आपके पास आ जाएगा वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल। तो ये पर्टिकुलर होगा एवरीवन फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी के एग्जांपल। इसको अभी आप नोट कर सकते हो। आई होप ये सिंपल सी चीजें हैं, आप सभी को क्लियर है। एक बार मैं बस बता रहा हूँ आप सभी को ताकि और अच्छे से क्लियर हो सके, ओके। तो यहाँ पर भी आप नोट कर लो, ऑल राइट एवरीवन। नेक्स्ट अब हम देखते हैं मशीन्स एज फोर्स मल्टीप्लायर्स। हमारा नेक्स्ट क्या है, मशीन्स एज फोर्स मल्टीप्लायर्स। तो सबसे पहले इसमें एक डेफिनेशन आता है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लोड, जिसको हम एल बोलते हैं। तो लोड क्या है, वेट और रेजिस्टेंस टू बी मूव्ड। तो लोड हमारा पर्टिकुलर हो गया वेट और रेजिस्टेंस टू बी मूव्ड, मतलब इसका भी पर्टिकुलर वेट है। जब मैं इसको उठाऊंगा तो इस पर हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा, और ये रेजिस्ट करेगा। क्यों रेजिस्ट करेगा, बिकॉज ये नीचे से उठ रहा है, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये नीचे गिरेगा, तो वही हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है, तो वही हमारा लोड हो गया। अब एफर्ट क्या है, जो मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, फोर्स अप्लाइड टू मूव द लोड। तो जितना हम एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं उसके हम फोर्स मल्टीप्लायर का मतलब यही हो गया कि हम कितना एफर्ट अप्लाई करें और हमको मल्टीप्लाई होके वो लोड को उठाने में मदद करे। तो यहाँ पर कुछ ऐसे इक्विपमेंट है एवरीवन, अगर मैंने पहले कुछ और बोला होगा तो ये सही चीज है, ओके। द फोर्स अप्लाइड टू मूव द लोड, तो ये पर्टिकुलर चीज हो गया। अब देखो मैकेनिकल एडवांटेज एक टर्म यहाँ पर आता है विच इज MA, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। ये हो जाता है लोड अपॉन एफर्ट, ठीक है, ये हो जाता है लोड अपॉन एफर्ट। तो इसका लोड कितना होगा, सपोज इसका वेट होगा 50 ग्राम, ठीक है, इस 50 ग्राम इसका मास है, तो इस पर फोर्स जो लगेगा वो मास इंटू मास इंटू जी कर देंगे, ठीक है। तो वो हमारा क्या आ जाएगा, लोड। ले अब इसको उठाने में कितना एफर्ट लगेगा, सेम एफर्ट लगेगा, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं है इसको उठाने का, राइट। तो उस केस में मैकेनिकल एडवांटेज 1 हो जाएगा। लेकिन अगर हम किसी और चीज से उठाते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे, तब हम देखेंगे कि मैकेनिकल एडवांटेज चेंज कैसे होता है, ओके। सो यहाँ इस केस में लोड और एफर्ट तो सेम है। उसके बाद आता है वेलोसिटी रेशियो, जिसको हम VR बोलते हैं। VR का मतलब क्या हुआ एवरीवन, VR का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लोड। तो यहाँ पर V ऑफ एफर्ट V अपॉन V ऑफ लोड आ जाएगा, ओके। एंड देन एफिशिएंसी आता है। तो एफिशिएंसी का सिंपल सा मीनिंग है, नीचे में आपको वर्क इनपुट दिख रहा है, आप कितना वर्क दे रहे हो, और ऊपर में वर्क आउटपुट है, आप कितना आपको वर्क मिल रहा है। सो वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट मल्टीप्लाइड विथ 100। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं रिलेटेड टू मशीन्स एज फोर मल्टीप्लायर्स, जो हमको पहले पता होनी चाहिए। अब हम आगे देखेंगे इन सब चीजों का सिग्निफिकेंस और मतलब क्या है, ओके। तो यहाँ पर अगेन आप चले जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ऑलराइट। आई होप ये सब चीजें आप सभी को क्लियर है,
ओके तो एफर्ट तो हम ही लगाते हैं, राइट, एफर्ट तो हम ही लगाते हैं, आपको पता है कि हम एफर्ट ऐसे ऐसे लगाते हैं। और लोड क्या होता है, लोड एक्सटर्नल होता है, लोड उस ऑब्जेक्ट में होता है, एफर्ट हमारे हाथ में होता है, और इसलिए एफर्ट हमको लगाते रहना चाहिए टू एक्सेल इन एवरी फील्ड, राइट। चलो नेक्स्ट अब हम देखते हैं लीवर्स का एग्जांपल। तो सबसे पहले लीवर्स आप देखो, क्या प्रिंसिपल ऑफ लीवर क्या है, लीवर क्या करता है, हमारा काम आसान करता है, तो वही मैं बस बताना चाहता हूँ। और अब डेफिनेशन आप देख लो, लीवर इज अ सिंपल मशीन दैट पाइवट्स ऑन अ फल्क्रम टू लिफ्ट और मूव लोड्स, इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज, जो हमने पढ़ा। मैकेनिकल एडवांटेज मतलब क्या हुआ कि आप जो एफर्ट लगाओगे वो कम लगाओगे, लेकिन आपको लोड ज़्यादा मिल जाएगा किसी पर्टिकुलर केस पर, राइट, तो इसलिए वो एडवांटेज हो गया। वेयर स्मॉलर एफर्ट मतलब आपने थोड़ा कम एफर्ट लगाया, कैन लिफ्ट अ लार्जर लोड, तो लोड ज़्यादा लिफ्ट कर सकते हो बाय पोजिशनिंग इट रिलेटिव टू द फल्क्रम, अब इसमें आ जाता है टाइप्स ऑफ लीवर्स एंड एग्जांपल। तो सबसे पहले आपका आता है फर्स्ट क्लास लीवर। फर्स्ट क्लास लीवर क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन है फल्क्रम इज बिटवीन एफर्ट एंड लोड। तो सबसे फेमस इसका एग्जांपल है सीजर, आप समझ सकते हो, कैंची। कैंची क्या होता है, कैंची आप देखो ऐसा कुछ होता है, राइट, जस्ट अ सेकेंड, कैंची आप देखो ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। अब ये बीच पर जो आपके क्या है, ये आपका फल्क्रम कहलाएगा, ठीक है, फल्क्रम। अब जो आप एफर्ट लगाते हैं वो कहाँ से लगाते हो, एफर्ट इधर लगता है, ठीक है, क्योंकि आपका उंगली यहाँ पर रहता है, एंड लोड आपको यहाँ से मिलता है। तो ये सबसे बेसिक्स और अच्छा एग्जांपल हो गया। सी सॉ भी इसका एग्जांपल है, ओके। अगर ह्यूमन बॉडी में एग्जांपल देखेंगे तो नेक के मसल्स, तो नेक के मसल्स बैलेंसिंग द हेड का जो लोड है वो नेक के मसल्स बैलेंस करते हैं, एंड इट इज ट्रांसफरिंग इट टू द बॉडी, ओके। और उसके बाद आप देखो यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज और वीआर क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ ग्रेटर देन 1 होता है इफ एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन द लोड आर्म, मतलब एफर्ट का जो आर्म है वो बड़ा हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ओके उसके बाद आप देखो वीआर जो है वेलोसिटी रेशियो डिपेंड्स ऑन द आर्म लेंथ पर वेलोसिटी रेशियो डिपेंड करता है। फिर आपका आ जाएगा सेकंड क्लास लीवर। इसका डेफिनेशन क्या है, लोड इज बिटवीन द फल्क्रम एंड द एफर्ट, लोड इज बिटवीन द फल्क्रम एंड द एफर्ट, ओके। तो यहाँ पर आप देखो क्या होता है, नट क्रैकर कैसा होता है, यहाँ पर आ गया एक ऐसे और यहाँ पर कुछ तोड़ने के लिए लगा रहता है, तो आपका एफर्ट यहाँ लगता है, राइट, एफर्ट यहाँ हो गया। क्या बोला गया है, लोड इज बिटवीन फल्क्रम एंड एफर्ट, एफर्ट इधर आ गया, फल्क्रम आपका ये हो गया, राइट। ये एग्जांपल किसका, आपका नट क्रैकर का, ये तो आपका सीजर्स है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो ये फल्क्रम है, ये एफर्ट है, लोड कहाँ लग रहा है, लोड यहाँ पर लग रहा है, ये किसका एग्जांपल है, नट क्रैकर का, ठीक है। नट क्रैकर्स का एग्जांपल है। व्हील बैरो का भी सेम चीज है, ओके। अब ह्यूमन बॉडी में कहाँ पर है, काफ मसल्स लिफ्टिंग द हील, तो हील को जैसे लिफ्ट करता है काफ मसल्स, ये सेम एग्जांपल है वहां पर, ओके, कि लोड आपका कहाँ है, बीच पर है, फल्क्रम आपका उस साइड है, फल्क्रम इज ऑन द अदर साइड, लोड इज ऑन हियर, एंड एफर्ट आपका कहाँ पर पड़ रहा है, काफ मसल्स पर, ओके। तो आई होप ये चीजें आप सभी को क्लियर है। यहाँ पर आप देखो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होता है ऑलवेज, एंड वेलोसिटी रेशियो डिपेंड ऑन द आर्म लेंथ, तो ये बस आपको पता होना चाहिए, ओके, वेलोसिटी रेशियो डिपेंड अपॉन द आर्म लेंथ। फिर हमारे पास आता है थर्ड क्लास लीवर एवरीवन। थर्ड क्लास लीवर क्या बोलता है, एफर्ट इज बिटवीन फल्क्रम एंड लोड, तो यहाँ पर फिशिंग रॉड आ गया, ट्वीजर्स आ गया, तो यहाँ पर आप देखो एफर्ट, तो हमारे पास ट्वीजर, अगर आप मेरे हिसाब से आप टोंग भी यहाँ पर बोल सकते हो, ओके। क्या होता है यहाँ पर, क्या आ गया, एफर्ट है जी, यहाँ पर आपका फल्क्रम आ गया, ओके, ये देखो ट्वीजर्स भी आप इसको बोल सकते हो, ये फल्क्रम है आपका, लोड कहाँ पर लग रहा है, लोड यहाँ पर लगेगा, ओके, और जो आप उंगली रखोगे वो इन दो पोजीशंस पर रखोगे, तो ये आपका एफर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप टोंग भी बोल सकते हो, ट्वीजर्स भी बोल सकते हो, एंड वी हैव फिशिंग रॉड ऑल्सो। तो यहाँ पर आपका आ गया लोड, एफर्ट आपका यहाँ लग रहा है और फल्क्रम आपका पीछे की तरफ है, ओके। तो यहाँ पर ऐसे आप दबाते हो, राइट। उसके बाद आप देखो ह्यूमन बॉडी में 4 आर्म लिफ्टिंग अ वेट, तो यहाँ पर क्या होता है, अगेन लोड इधर है, ठीक है, लोड इधर है, और आपका अगर आप देखो यहाँ पर लोड यहाँ पर आ जाता है, ये पूरा पार्ट पर, ये आपका पार्ट क्या हो गया, ये आपका एफर्ट हो गया, बिकॉज एफर्ट आपको बाइसेप पर लगता है जब भी आप कुछ वेट उठाते हो। मेरा उतना अच्छा नहीं है बिकॉज आई एम योगा पर्सन, ठीक है, मैं जिम नहीं करता। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाता है, यहाँ पर आपका आ जाएगा
एफर्ट, क्योंकि एफर्ट यहीं पर लगता है जब भी आप वेट उठाते हो, राइट। एंड देन पिवट पॉइंट आप इधर बोल सकते हो, बिकॉज इसके वजह से हम बता रहे हैं। तो ये आपका आ गया एग्जाम्पल। तो फुलक्रम पीछे की तरफ, एफर्ट बीच में और लोड आपका आखिरी में। अब यहाँ पर एम ए और वी आर क्या होता है, एम ए इज लेस देन 1 होता है यहाँ पर, ठीक है। और वेलोसिटी रेशियो डिपेंड्स ऑन आर्म लेंथ अगेन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लीवर से रिलेटेड एग्जाम्पल आप सभी ने देख लिया। आई होप आप सभी को एग्जाम्पल भी क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। तो जल्दी से आप यहाँ पर नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं एवरीवन। ओके, आई होप नो वन इज हैविंग एनी डाउट्स ओवर हियर। ओके, फर्स्ट केस में फुलक्रम बीच पर है, फिर सेकंड क्लास में फुलक्रम लेफ्ट साइड आप बोल सकते हो। अगर आप ऐसे देखो तो एफर्ट इधर लग रहा है, एंड देन इन दिस केस फुलक्रम ऑन द राइट साइड, एफर्ट बीच में, लोड ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। और एग्जाम्पल के साथ भी फर्स्ट का एग्जाम्पल क्या हुआ, सीजर। सेकंड का एग्जाम्पल क्या हुआ, नट क्रैकर। और थर्ड का एग्जाम्पल क्या हुआ, पेयर ऑफ टोंग या ट्विजर्स। ओके, तो आई होप ये चीजें अगेन सभी को क्लियर है रिलेटेड टू लीवर। नेक्स्ट अब हम देखते हैं पुली सिस्टम्स एवरीवन। तो पुली सिस्टम्स में क्या क्या आता है, अब आप देख लो, टाइप्स ऑफ पुली एंड देयर फंक्शन। सिंगल फिक्स्ड पुली, आप देखो, आप फिक्स्ड पॉइंट पुली दैट चेंजेस डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, ठीक है। सिंगल डायरेक्शन ऑफ एफर्ट बस अपना चेंज करता है, लेकिन पुली है लेकिन फिक्स्ड है, वो मूव नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज 1 आ जाएगा, बिकॉज लोड और एफर्ट सेम हो रहे हैं। वी आर भी 1 आ जाएगा, कोई एडवांटेज यहाँ पर नहीं मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ फोर्स। एफिशिएंसी इज हाई बट लेस देन 100% ड्यू टू फ्रिक्शन। एफिशिएंसी ज़्यादा तो होता है लेकिन फ्रिक्शन होगा, तो इसीलिए यहाँ पर 100% से लेस हो जाता है। ओके, अब देखो सिंगल मूवेबल पुली। अब एक पुली तो है लेकिन वो मूव कर रहा है, तो इस केस में क्या होता है, पुली मूव्स विद द लोड। पुली लोड के साथ मूव करता है, तो मूवमेंट वाला पुली आप अगर देखे होगे कुआं से पानी निकालते हुए, वो पुली मूव करता है, राइट। कई बार जब वो मूव नहीं कर पाता तो हमको ज़्यादा लोड लगता है, लेकिन जब वो मूव करता है तो लोड हमारा कम हो जाता है, रिड्यूसिंग रिक्वायर्ड एफर्ट। तो रिक्वायर्ड एफर्ट हमको कम लगता है, तो यहाँ पर जस्ट मैकेनिकल एडवांटेज डबल हो जाता है। मैकेनिकल एडवांटेज था क्या एवरीवन, इट वॉज L/E। याद है L/E था, हमने यहाँ पर फॉर्मूला देखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। L/E है मैकेनिकल एडवांटेज। ओके, तो मैकेनिकल एडवांटेज L/E है, ये डबल हो जाता है। मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब आप जितना एफर्ट लगा रहे हो उसका डबल आपको लोड आउटपुट में मिल रहा है, मतलब आपका एफर्ट कम लग जाएगा। एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हो। तो एफर्ट अगर इधर आया L/2 मिला, लोड अपॉन 2, मतलब हाफ लोड आपको लगाना पड़ रहा है इन द फॉर्म ऑफ एफर्ट, तो एफर्ट इज हाफ्ड, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, VR इज 2। अब एफिशिएंसी हाई होता है बट अफेक्टेड बाय फ्रिक्शन, यहाँ पर भी फ्रिक्शन तो रहता ही है व्हेन इट इज मूविंग। अगर पुली मूव कर रहा है किसी पर्टिकुलर रॉड में तो उनके बीच में भी फ्रिक्शन होगा, रॉड और पुली के बीच में भी फ्रिक्शन होगा। ओके, फिर आप देखो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में क्या होता है, इट कंबाइन फिक्स्ड एंड मूवेबल पुलीज फॉर हायर मैकेनिकल एडवांटेज। तो इसमें क्या फिक्स्ड और जो मूवेबल पुलीज है उनका कॉम्बिनेशन होता है ताकि हमको हायर मैकेनिकल एडवांटेज मिल सके। सो मैकेनिकल एडवांटेज एंड VR डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पुलीज। ये पर्टिकुलर केस में नंबर ऑफ पुलीज कितना है, एग्जांपल मैकेनिकल एडवांटेज नंबर ऑफ पुलीज के बराबर हो जाएगा। ओके, आप देख सकते हो। फिर एफिशिएंसी आ जाएगा, इट इज लोअर देन सिंगल पुलिस ड्यू टू एडिशनल फ्रिक्शन। तो एफिशिएंसी यहाँ पर कम होगा, बट अगेन यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज आपको ज़्यादा मिलेगा इफ़ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ पुलिस। तो ये पर्टिकुलर चीज़ पुलिस सिस्टम से रिलेटेड था। आई होप ये चीज़ें भी आप सभी को क्लियर है। एज यू नो दिस इज ऑल कैन बी डन इन दिस शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन। आप सभी को पता है ज़्यादा टाइम है नहीं इन योर प्री बोर्ड्स एज वेल एज योर एग्जाम्स, एंड ड्यू टू द लिमिटेड रिसोर्सेज दिस इज ऑल व्हाट कैन बी डन। तो आप इस सेशंस को पूरा देखिए जितने भी आएंगे, ताकि आप सभी को सब चीज़ें आसानी से क्लियर हो सके, राइट। और ये आपको मैं बोल रहा हूँ 80% तक मदद करेगा। इसके बाद आप एक बार और रीड गो थ्रू करिए, नोट्स बनाइए अपना, एंड 20% अपना प्रैक्टिस क्वेश्चंस करिए, न्यूमेरिकल करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। इट विल बी मोर देन इनफ फॉर योर फिजिक्स एग्जामिनेशन। ओके, तो आई होप ये पुली सिस्टम्स भी सभी को क्लियर है। नेक्स्ट अब हम देखिए पुली सिस्टम में अगर सिंगल फिक्स पुली है मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है, हम प्रीवियस केस में भी देख चुके हैं। सिंगल मूवेबल पुली है तो मैकेनिकल एडवांटेज हो जाता है 2। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में कंबाइंड पुलीज रहते हैं जो इंक्रीज करते हैं मैकेनिकल एडवांटेज को। देन मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, नंबर ऑफ सपोर्टिंग रोप्स के बराबर, एंड देन वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पुलिस। ओके, तो ये भी आप यहां पर बोल सकते हो इन द पुलिस सिस्टम्स। ओके, जस्ट अ सेकेंड।
हाँ ठीक है, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में है, तो पुली सिस्टम में आप रफली यहाँ पर बोल सकते हो दैट इट विल बी इक्वल। तो ये दोनों ऑलमोस्ट बराबर भी मिलते हैं आपको, जैसे आपको सिंगल मूवेबल पुली के केस में ये दोनों बराबर मिले थे, राइट, आप देख सकते हो दोनों बराबर है। सिंगल फिक्स के भी केस में दोनों बराबर है। सो इट विल डिपेंड कि आप मूवेबल पुली यूज कर रहे हो, अगर सिर्फ मूवेबल पुली यूज कर रहे हो देन इट विल बी डिफरेंट, फिक्स पुली यूज कर रहे हो देन इट विल बी डिफरेंट। ओके, तो नेक्स्ट अब आप देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपका आ गया, विच इज द लास्ट टॉपिक नाउ। तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या आता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू द अनदर। और अगर हम इस केस पर देखें, इट इज रिलेटेड टू पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। तो किसी भी मूविंग बॉडी पर कहीं पर भी वो हो, चाहे उसका पोजिशन चेंज हो रहा है, चाहे मोशन ले रहा है वो, वहां पर क्या होगा, द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। सो इट इज कांस्टेंट फॉर अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए कांस्टेंट होता है। एट हाइट, अगर एक पर्टिकुलर हाइट पर एक ऑब्जेक्ट है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगा, ये तो हम सभी को ऑलरेडी पता है। जस्ट बिफोर इम्पैक्ट, और अगर ये इसको मैं छोड़ दूं, ये नीचे गिरने वाला है, जस्ट गिरने से जस्ट थोड़ा देर पहले इसका जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv² हो जाएगा, लेकिन टोटल एनर्जी रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। और ये चेंज होते जाएगा, आप सभी को पता है कि यहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, जब वो जमीन पर जाएगा तो मिनिमम एकदम जीरो भी हो जाएगा जस्ट, ठीक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी उस समय बढ़ जा रहेगा। तो ओवरऑल जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहेगा। ये आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है, और ये स्टेटमेंट यहाँ पर मेंशन है। तो बेसिकली यहाँ पर आपका क्या है, इट इज रिलेटेड टू दिस बोथ ओनली, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1, विच इज टोटल एनर्जी, सॉरी इक्वल टू 1 नहीं, इट इज कांस्टेंट। ओके, फॉर अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन अ सिंपल पेंडुलम। तो पेंडुलम का केस है, आप देखो सिंपल पेंडुलम का केस क्या आ जाता है, यहाँ पर हमारे पास ये रेस्ट पोजीशन पर रहेगा एकदम नीचे की तरफ, राइट। अब देखो एक पोजीशन इधर आएगा, तो अब इसका टेंडेंसी क्या रहेगा कि ये इस तरफ जाए, तो इस तरफ जाने के लिए यहाँ पर इसके पास क्या रहेगा, इस पर्टिकुलर केस पर आपका पोटेंशियल एनर्जी रहेगा मैक्सिमम। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा, 0, मतलब मिनिमम। अब जब ये इस पॉइंट पर आ गया, अब मूवमेंट की बात सोचो, ये इस पॉइंट पर जाने के बाद क्या होगा, इस तरफ जाना चाहेगा। ठीक है, इनर्शिया की वजह से यहाँ पर तो नहीं रुकेगा ये, क्योंकि एकदम से आपको फोर्स तो नहीं लगेगा, नेगेटिव फोर्स, ये उधर चला जाएगा। ठीक है, तो इनर्शिया की वजह से ये इस पॉइंट पर जाना चाहेगा, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम बट काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम। तो ये बेसिक सा चीज यहाँ पर हमको समझना है। एट हाईएस्ट पॉइंट आप देखो क्या बोला गया है, हाईएस्ट पॉइंट मतलब यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड सॉरी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड जीरो काइनेटिक एनर्जी। तो मैं नीचे की तरफ नीचे एरो इसलिए क्यों, बिकॉज मिनिमम या जीरो आप बोल सकते हो। ओके, उसके बाद एट द लोएस्ट पॉइंट, जो लोएस्ट पॉइंट मतलब यहाँ पर है, आपका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, जैसे कि मैं ऊपर की एरो की तरफ दिखाया हूँ, एंड पोटेंशियल एनर्जी आपका जीरो हो जाएगा। तो जीरो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज रिलेटिव पोजिशन है, आप एरो से समझ सकते हो। ओके, फिर आप देखो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होगा विच इज U+K, इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द स्विंग। अब ऐसा क्यों, अगर आप U+K यहाँ पर करोगे तो आपको सेम वैल्यू मिलेगा, U+K यहाँ पर करोगे तो भी सेम वैल्यू मिलेगा। तो इसका जितना भी मूवमेंट हो रहा है हर एक पॉइंट पर अगर आप मेजर करोगे आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। अब इन दोनों पोजीशन के बीच में लें तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगा, लेकिन अगेन उनका सम एक कांस्टेंट ही होगा। तो यही आपका बता रहा है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम आल्सो। टोटल मैकेनिकल एनर्जी U+K रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द स्विंग, थ्रू आउट द स्विंग ये कांस्टेंट रहता है। तो आई होप ये चीज भी आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। जल्दी से यहाँ पर आप नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं एवरीवन। ओके, आई होप नो वन इज हैविंग एनी डाउट्स इन दिस। नेक्स्ट अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारा आ गया है, जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल प्रॉब्लम्स हम देख सकते हैं अभी। तो अब सबसे पहला है हमारा किस पर है, सबसे पहला प्रॉब्लम हमारा काइनेटिक एनर्जी पर। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला KE = ½ mv²। ठीक है, अब इसके बाद क्या आ जाएगा, हाफ। अब m हमको क्या गिवन है, मास आपको गिवन है। अब कार का मास कितना गिवन है, 1500 kg, तो 1500 आप लिख लो यहाँ पर। उसके बाद इज क्या गिवन है, मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 1500, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100/2 हम क्या लिख सकते हैं, 50 लिख सकते हैं। तो 50 यहाँ पर लिख लेंगे। 15 × 5 कितना होगा, 75, 3 0 बचा तो 75,000 और जूल में आ जाएगा एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी 75,000 जूल, और किलो जूल भी एक यूनिट होता है, 3 जीरो को रिप्लेस करके आप 75 किलो जूल भी लिख सकते हो यहाँ पर, राइट। यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 75 किलो जूल, किलो मतलब 3 जीरो, 10 टू द पावर 3, ओके। उसके बाद आप देखो प्रॉब्लम ऑन मैकेनिकल एडवांटेज है, एक लीवर है, इट हैज़ अ लोड ऑफ 2000 न्यूटन एंड रिक्वायर्स एन एफर्ट ऑफ 50 न्यूटन टू लिफ्ट इट। तो यहाँ पर हमको मैकेनिकल एडवांटेज का प्रॉब्लम गिवन है, मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या था, लोड अपॉन एफर्ट। तो लोड हमारा कितना है, लोड हमारा 200 न्यूटन का है, लेकिन 200 न्यूटन को मतलब उठाने में या पुश कर कुछ भी करने में कितना एफर्ट हमारा लग रहा है, 50 न्यूटन का एफर्ट लग रहा है। तो यहाँ पर जो मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा 4 आ जाएगा, बिकॉज हमको 4 टाइम्स यहाँ पर लोड मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ हम जो एफर्ट यहाँ पर पुट कर रहे हैं, ओके। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आप सभी को क्लियर है। एल अपॉन ई हमारा फॉर्मूला था, आई होप आप सभी को क्लियर है। तो लोड हमारा यहाँ पर कितना था, लोड आपको क्लियरली गिवन है 200 न्यूटन एंड रिक्वायर्स एन एफर्ट ऑफ 50 न्यूटन, 200/50, 4 इज अवर आंसर, ओके। तो आई होप ये चीज़ें सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। लेट अस प्रोसीड नाउ, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमारा यहाँ पर था। नाउ वी आर एट द एंड ऑफ द सेशन एवरीवन। आई होप ये फिजिक्स का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट पर बोल सकते हो, कुछ भी चीज़ें अगर कुछ डाउट रही हो तो बाद में मैंने उसको रेक्टिफाई जरूर कर दिया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स स्टिल आप मुझे बता सकते हो। फिलहाल के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल प्लीज़ ज्वाइन कर लो, स्कैन करो यहाँ पर, और या फिर ये लिंक है हमारा, डू ज्वाइन इट। वहाँ पर आपको हमारे सेशन से रिलेटेड सभी अपडेट्स मिल जाएंगे, ओके। सो प्लीज़ डू ज्वाइन इट। एंड नाउ थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप फिजिक्स से रिलेटेड जो FWPE के फर्स्ट यूनिट है आप सभी को क्लियर हो चुका है इन दिस वन गो वन शॉट, किसी को कोई डाउट नहीं है। इफ स्टिल यू हैव, यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो, आई विल डिस्कस इट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, या फिर हमारे नेक्स्ट सेशन में भी, ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव, आई एम साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम्स। गुड बाय एवरीवन, ओके।